स्पेसिफिकली बिजनेस में क्या नहीं करना, पहले अगर आपने ये समझ लिया ना तो क्या करना आपके लिए आसान हो जाता है। आपका ईगो आपका सबसे बड़ा लाइबिलिटी जब बन जाता है ना, वो कंपनी डूबती ही है। क्रिटिसाइज पब्लिकली कर सकते हो तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जहाँ पे डेटा ड्रिवन डिस्कशंस नहीं होते ना, आपके पास डेटा नहीं है, आपसे बैठ के बातें करने लग गए ना, वहाँ पे कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं होता। करेक्ट। और ग्लोबल कंपनीज जो आज इतनी सक्सेसफुल होती है वो क्यों होती है? बिकॉज एजेंडा स्पेसिफिक मीटिंग्स है, शॉर्ट मीटिंग्स है और वो कंक्लूजन पे आता है, हम कंफ्यूजन पे आते हैं। प्लीज हैव मेंटर्स। एक सीक्रेट मेंटर रखिए, एक पब्लिक मेंटर रखिए। ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और ये शायद कंट्रोवर्शियल लगे कि मेन डू नॉट ओपन अप इजिली। शायद आपके बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं पता कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पता नहीं टेंपल्स में आइडियाज आते हैं। कितने सारे बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, क्रिकेटर्स क्यों स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं? आपने सब कुछ, दुनिया की हर सक्सेस आपने देख ली है, राइट? बट यू हैव टू बी ग्राउंडेड। आपका इंटरनल बंदा बैठ के आपकी कंपनी के बारे में पॉजिटिव नहीं बोल रहा तो फिर बाहर तो भूल जाओ। हम क्यों ये शब्द यूज करते हैं कॉर्पोरेट में, कलीग एंड नॉट फ्रेंड? कभी सोचा है? अपनी पर्सनल लाइफ या पर्सनल बातें मेहरबानी करके ऑफिस में डिस्कस मत करो। आपने हैवी एक्सपीरियंस के बंदों को हायर कर लिया, फिर बैठा के उनसे ऑपरेशन का काम करोगे, आज नहीं छोड़ेगा तो साल भर बाद छोड़ देगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं व्हाट वर्कड इन द पास्ट मे नॉट वर्क इन द फ्यूचर। अगर आपको साम्राज्य क्रिएट करना है, एम्पायर बनाना है, तो आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी चाहिए, जिसमें 6000 सूत्र हैं। जितने भी फीमेल्स आपके शो में सुनना चाह रही है, शायद उनको ये पसंद ना आए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कंप्लेन बॉक्स बनना बंद कीजिए। आपके पार्टनर दिन रात मेहनत करके आते हैं आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। मुझे लगता है आज का जो भी पॉडकास्ट सुनेंगे उनको लगेगा यार हमारी बातें हो रही है ये पॉडकास्ट में। लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो लीडरशिप का होना आपकी लाइफ में वो एक ऐसा बदलाव लाता है जिसके बेसिस में आप वो सब कुछ कर सकते हैं, वो एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं जिस साम्राज्य की आपको ज़रूरत है। और अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं तो चाणक्य से बढ़िया नाम कोई नहीं हो सकता। और स्पेशली जब आप चाणक्य नीति की बात करते हैं तो हमारे बीच में एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि लीडरशिप वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, मानसी ठक्कर जी, जो कि आज हमारे साथ में वो सारे आइडियाज़, सारी रिसर्च शेयर करेंगी। ये पॉडकास्ट को अगर आप सुनते हैं तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इंसाइट्स, बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप अपने अंदर में लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन फीमेल्स के लिए भी हैं। तो ये पॉडकास्ट बीइंग ए फीमेल अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, जिसके बेसिस पे सिर्फ आप लाइफ में नहीं, अपने बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा एक नाम आप हासिल कर सकती हैं। और जो मानसी जी ने किया है, तो सुनिए, स्वागत करते हैं मानसी ठक्कर जी का। मैम, स्वागत है आपका। मैं यहाँ पे बस एक बार स्टार्ट करने के लिए अगर वर्कआउट करते हैं तो चाणक्य नीति एक हो गया और एक हो गया अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम है, उनके 3 नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य जी। तो चाणक्य नीति क्या है और अर्थशास्त्र, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, कौटिल्य अर्थशास्त्र, अगर आपको राज विद्या पढ़नी है, अगर आपको साम्राज्य क्रिएट करना है, एम्पायर बनाना है, तो आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी चाहिए, जिसमें 6000 सूत्र। अगर आप एक कॉमन मैन हो और अगर आप फिर भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप चाणक्य नीति की पढ़ाई करेंगे, जिसमें अप्रॉक्स 350 सूत्र है। और मैं आपको बता दूं, मिनी वर्जन है, यस। और मैं आपको एक चीज बता दूं आपकी ऑडियंस के लिए स्पेसिफिकली, जो हम ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे, ऑनलाइन जितना भी आप रैंडम कोट्स देखते हैं जिसमें परसीव्ड फोटो है आचार्य चाणक्य का, वो एक्चुअली कई फोटोज में आर्यभट्ट का फोटो लगा के, मोटिवेशनल म्यूजिक लगा के कुछ भी रैंडम कोट्स डाले हैं, वो आचार्य चाणक्य ने कभी बोला ही नहीं है। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो हर सूत्र के नीचे ना नंबर्स लिखे जाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में 15 किताबें, तो एग्जाम्पल अगर कोई सूत्र है तो उसमें लिखा रहेगा बुक नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, सूत्र नंबर 32। और सेम वे चाणक्य नीति में भी CN लिखा रहेगा और आगे सूत्र नंबर लिखा रहेगा। और कोई ऐसी बुक है जहाँ पे इस सूत्र की एक्सप्लेनेशन भी हो, या बुक के अंदर तो वो सूत्र लिखे हुए होंगे या उनकी एक्सप्लेनेशन भी है उसमें? जी, हमने जो पढ़ाई की थी 2019 में, वो थी RP कांगले की कौटिल्य अर्थशास्त्र वॉल्यूम 2 और डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले की सारी बुक्स। वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, तो वो आप समझ सकते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि
इसको अंडर एक मेंटर अगर आप पढ़े या एज अ अंडर कोच एक पढ़े, ज़्यादा मीनिंग समझ में आता है, आपको परसेप्शन समझ में आता है, और आपको एप्लीकेशन कैसे करना है आज के ज़माने में उसकी आपको क्लैरिटी मिलती है। और सीखने के लिए अगर कोई अभी सीखना चाहता है जी। तो उसकी टाइम ड्यूरेशंस क्या है और कितना टाइम उसको डिवोट करना होगा? देखिए, डिपेंड्स आपका एजेंडा क्या है। जैसे मेरे को लीडरशिप सीखना था, अब लीडरशिप के अप्रॉक्स 500 सूत्रज है, तो मुझे 2 साल लगे। बिकॉज आप एक चीज़ देखिए, जब आप बिजनेस की बात करते हैं, उसको रेलेवेंस में लाना चाहते हैं, तो पहले खुद को डेवलप करना होता है, जिसमें आपका माइंडसेट आ गया, आपका स्किल सेट आ गया, ठीक है, और ओवरऑल आपका थिंकिंग कैपेसिटी एक्सपैंड हो रहा है। एक तो होता है कैपेबिलिटी, एक होता है कैपेसिटी, ये दोनों डेवलप होता है। और अगर एज अ लीडर आपका थॉट प्रोसेस, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका इंट्यूशंस और आपका परसेप्शन, अगर ये इस पे आप काम नहीं करते हो ना, तो आप स्टक हो जाते हो। मैं पर्सनली अगर अपने बारे में खुद जी। पूछना चाहूँ, जी। मैं अपनी जॉब की जर्नी को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की स्टार्ट Very करने good, के लिए ठीक है। बैठा हूँ, तो जी। मेरे को वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ऑल्दो मेरे पास अपना बिजनेस एक्सपीरियंस जी। भी है कुछ जी। टेन्योर का, उसके बाद मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस भी है, तो मैं वो दोनों चीज़ों को समझता हूँ। एक बिजनेस माइंडसेट क्या चीज़ है, एक ओनर को किस तरीके के थॉट प्रोसेस करना चाहिए, जी। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट, खासकर मैं बीइंग एंड खुद एम्प्लॉय में एम्प्लॉय मैनेजमेंट को समझ पाया, एम्प्लॉय किस तरीके से सोचता है। जी। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई न्यू जर्नी अगेन, मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले मेंटर हायर कीजिए, सबसे पहले। ओके। बुक्स मिल जाएंगे, मेंटर्स नहीं मिलते, सही मेंटर्स नहीं मिलते, सही एडवाइजर्स नहीं मिलते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको रैंडम ओपिनियन दे देंगे, जिनको आपकी फील्ड के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हो सकता है आपको जजमेंट में भी लेके आए कि अरे क्यों जॉब कर रहा है, क्यों जॉब छोड़ रहा है, बिजनेस में ये, बिजनेस में वो। बट एक सही मेंटर ना आपको रास्ता दिखाता है, आपका रोड मैप क्रिएट करवाते हैं। और जो असली मेंटर होते हैं, उनका सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको ये लगता है कि भाई मुझे पता है व्हाट इट टेक्स टू बी अ रियल बिजनेस पर्सन। बिकॉज मेंटर का अगर आप डेफिनेशन भी देखो ना, इट्स एन इवॉल्व्ड लीडर। तो आज जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो ना, वो आप पे हंसेंगे नहीं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको अपनी गलतियां शेयर करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, और आपको बताएंगे देखो ये करना है, ये नहीं करना है। और लीडरशिप में और स्पेसिफिकली बिजनेस में क्या नहीं करना, पहले अगर आपने ये समझ लिया ना, तो क्या करना आपके लिए आसान हो जाता है। मेंटरशिप में क्या कहीं पे कुछ ऐसा भी है कि हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना, हर सही बात बंदा है। जॉब के लिए जी। भी नहीं बना, जी। तो क्या मेंटर इस तरीके की गाइडिंग भी देते हैं कि यार इट्स नॉट, मतलब बिजनेस इज नॉट योर कप ऑफ टी, या ये वाकई है कि हर बंदा बिजनेस कर सकता है? हर बंदा बिजनेस कर सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा अलग नजरिया देना चाहती हूँ। डेफिनेटली, मैं आई वांट टू आपने लिसन जो दैट बोला आल्सो। वो भी सही है, ठीक है, बट जैसे मैं कहती हूँ कि हर एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि हर बंदा शायद बिजनेस ना कर सके, बट मैं ये कहती हूँ अगर उसको हमने डेवलप किया, ट्रेन किया, उसके माइंडसेट पे काम किया, उसकी मास्टरी पे काम किया, उसको तैयार किया, उसका कंडीशनिंग किया, तो वो पॉसिबल है। उसको एक चांस तो दो। सम्राट चंद्रगुप्त सम्राट पहले से नहीं थे, उनको राजा कभी बनना ही नहीं था। जब उनकी मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य से, तभी वो अपने टीनेज में थे, और उस टाइम पे वो थॉट प्रोसेस नहीं था कि मैं कभी राजा बनूंगा। बट आपके मेंटर आपका पोटेंशियल देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आपका हिडन जो सप्रेस्ड पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आते हैं और आपको डेवलप करते हैं। तो हो सकता है शायद अभी जो इंसान एग्जाम्पल जॉब कर रहा है उसमें अनहद टैलेंट है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी EMIs चल रहे हैं, उसके लोन चल रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉबेबली किसी के भाई बहन की शादी करवानी है, या बूढ़े माँ बाप है तो उनका ध्यान रखना है। हमें नहीं पता सामने वाले की मजबूरी क्या है, वो क्यों जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि यार उस इंसान में टैलेंट है, डेवलप करो, सपोर्ट करो। एंड कई बार ना सर, किसी को बस एक मेंटल सपोर्ट भी दे दिया ना कि तू कर, तेरे साथ हूँ, वो उतनी हिम्मत भी जब आ जाती है ना, तो सामने वाले का विल पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर उसको ना आप रिसोर्सेज के साथ हेल्प करो। हमेशा मानो कि आप जो जॉब कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे, वो बिजनेस ही कर रहे हो, आप Correct. अपनी कंपनी को सर्व कर रहे हो, एंड यू हैव टू मेक कन्विंस, या जो आपको अपना कन्विंस करना है, जो आपको जो सेटिस्फैक्शन रिजल्ट देने हैं, वो आपकी मैनेजमेंट को देने हैं। जी। तो दैट इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि जॉब भी किस तरीके से करनी है। बट वहाँ पे ना सर, उनका कल्चर भी तो मैटर करता है ना, वहाँ पे उनको भी कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनको वो मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, जी। क्योंकि एक सर्टेन आने के बाद के अंदर उनको वो मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए कि मेरे को मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स सॉरी टू से लोगों के पास नहीं होती है। लोग समझना भूल जाते कि हम ह्यूमन हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं, हम इमोशंस के साथ ड्रिवन हैं, ठीक है। एंड बेसिक रिस्पेक्ट के साथ अगर आप अपनी टीम को ट्रीट करो ना, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है। बिल्कुल। बट लोग ये समझते नहीं, उनको लगता है यार ये ना इस लेवल का है डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, तो इसको मैं ऐसे ही ट्रीट करूंगा। नहीं, वो डेजिग्नेशन आज है कल ना हो। एंड प्लीज वो ईगो छोड़ दो कि आपकी टीम आपसे स्मार्ट नहीं हो सकती है, और होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, तभी आप ग्रो करोगे। एग्जैक्टली।
अगर आप अपने आप में अपनी बिजनेस के अंदर अगर आप ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो सिर्फ आप ही के लेवल तक तो चलेंगे ना. वाई यू हायर टैलेंटेड पीपल्स, Correct. ताकि आप उनको ग्रोथ से उनकी नॉलेज से आगे बढ़ो. करेक्ट. आपका तो काम है उस चीज़ को मैनेज करके रखना, पीपल को मैनेजमेंट करना. मेरे को ये लगता है जी. ऐसा. और आपने पता है एक मोटिवेशनल कोट भी तो है ना कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम. तो अगर आपने किसी को हायर किया उसके टैलेंट के लिए, उसके नॉलेज के लिए, लेकिन आप उसको माइक्रो मैनेज करो, तू ऐसे कर, ऐसे नहीं करना है, तो फिर वो अपना दिमाग कब यूज करेंगे. और उसको फ्रीडम तो दो कि भाई वो एक्सपेरिमेंट करके आपको चीजें बताए. आप चांस दो नहीं, ठीक है. आप हर बार आप ही डायरेक्शंस देते रहो और फिर आप बोलो यार हमारी टीम ना कुछ काम की नहीं है. ये लेबल आता कैसे है? और बहुत सारी जगह पे मैंने फाउंडर्स लेवल पे ये वाली चीज़ें देखी हैं. तो जो उनके जो तकिया कलाम है वो चीज़, वी डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील. जी. मैं कह रहा हूँ जब तक आप री इन्वेंट व्हील करोगे ही नहीं तो फिर सक्सेस क्या होगी. तो फिर उसी बेसिस के ऊपर आप चलते जा रहे हो. री इन्वेंट मत करो, ठीक है, लेकिन खुद को रीडिस्कवर तो करो. अपना माइंडसेट चेंज करो, अडेप्टेबिलिटी, रेलेवेंट तो रहो. रेलेवेंट नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? हमें रेलेवेंट नहीं रहना है, हमें प्रॉफिट भी कमाना है, हमें चाहिए कि हम जो बोले ऐसे ही होना चाहिए, तो ये नहीं पॉसिबल नहीं है. possible है. सबको साथ लेना है ना. चीज़ें जो मैंने छोड़नी डिस्कवरी पड़ेंगी. की बात आपको की, हो सकता है तौर तरीके चेंज हो रहे हैं, चेंजेस कांस्टेंट हम क्यों कहते हैं, राइट. बट आप ट्रेडिशनल वे से ही चलोगे, आप माइंडसेट में फर्क नहीं लाते हो, आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता है, आपका ईगो आपका सबसे बड़ा लाइबिलिटी जब बन जाता है ना, वो कंपनी डूबती ही है. डूबती है. बिकॉज आपका ईगो एग्जीक्यूशन के आड़े आता है, आपका ईगो एक्सेलेंस में आता ही नहीं है. और आपका ईगो फिर बाकी सबको हर्ट करता है, बिकॉज आपका ईगो आपकी एम्पैथी छीन लेता है. तो कई बार टीम मेंबर्स कहते हैं ना कि मैडम बिकॉज मैं काफ़ी बोर्ड्स में हूँ, तो जब मैं पूछती हूँ कि भाई क्या हुआ, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, ये पता है एक नया टर्म आया है, एग्जिट इंटरव्यूज, राइट. एग्जिट इंटरव्यूज में आप उनको पूछ लेते हो बट बाद में आप इंप्रूव नहीं करते खुद. आपने डेटा ले लिया कोई क्यों छोड़ के जा रहा है, बट हम क्यों इंप्रूव करें वो कोई सोचता नहीं है. तो मेजर रीजन ये होता है कि मैडम वी डोंट फील वैल्यूड, हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखे नहीं जा रहे हैं और हमें मन नहीं करता है कि हम यहाँ पे काम करें. मजबूरी है, सैलरी मिल रही है इसलिए काम कर रहे हैं. और जब एक बॉस को पता होता है ना ये कि मजबूरी में काम कर रहा है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड आ ही जाता है. मैं हमेशा ये मानती हूँ, अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा काम किसी ने किया है ना, वर्बल अप्रिसिएशन देने में क्या जाता है. हम उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करते, उसके नाम को करते हैं. सिंपल एग्जाम्पल, उसको हम कंफ्यूज करते हैं, तू तो अच्छा है, तू तो बुरा है. अरे उसके काम को अप्रिशिएट करो ना. अगर आपको पता है कि आज वो आधा घंटा बैठ के एक्स्ट्रा उसने प्रोजेक्ट पे काम किया है, एक पब्लिक अप्रिसिएशन नहीं दे सकते? मैं ये नहीं कह रही उसको डबल पैसे दे दो, सबके बस की बात होती भी नहीं है, राइट. बट उसको एक वर्बल अप्रिशिएट किया, उसको एक्नॉलेज किया, या सबके सामने उसको सिर्फ इतना बोला कि मैंने देखा तूने आधा घंटा एक्स्ट्रा काम किया. वो पब्लिक सिग्निफिकेंस आपको नहीं पता, इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट करता है. बट हम क्या करते, अरे ये काम अब तक नहीं हुआ, तूने तो उस दिन बोला था मुझे. क्रिटिसाइज पब्लिकली कर सकते हो, तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते. और जब वो इंसान छोड़ने पे आए ना कि आप मुझे जॉब छोड़ना है, तब सडनली आपका बिहेवियर चेंज, ऑलमोस्ट नहीं, फुल चेंज. उसके लिए खाना आएगा, उसके बर्थडे पे केक आएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, स्माइल आप दोगे उसको. आप मतलब आपको क्या लगता है वो बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं चल रहा है कि अभी. हाँ. और ऐसा क्यों होता है, हम कहते हैं ना, एक फनी टर्म मैंने इंस्टाग्राम पे ना बहुत मजा आता है कि आप तो रिलेटेबल कंटेंट आपको बहुत मिल जाता है, तो हम उसको क्यों कहते हैं नोटिस पीरियड, बिकॉज तब आप उसको नोटिस करते हो, है ना. आप उसके एफर्ट्स या उनके एफर्ट्स आपको नोटिस में आए, राइट. तो एक फनी टर्म यही, एंड दैट्स व्हाई आई फील के ये इंस्टाग्राम पे ना मजा आता है ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि रियल है. क्यों नोटिस पीरियड हम कहते हैं, आप तब नोटिस कर रहे हो जब आपके साथ उसकी लॉयल्टी थी, अभी भी है, लेकिन जहाँ पे यू डोंट फील वैल्यूड आप नहीं टिक सकते. वो तो क्या हम भी नहीं करेंगे ना, अगर हम एक्स्ट्रा काम दे रहे, एफर्ट्स दे रहे, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं जा रहा है, बट वी एक्सपेक्ट कि वो हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल फॉलो करे, एक्स्ट्रा काम करे, डेडलाइंस पे चीज़ें कर दे. आपने कितना ध्यान रखा? क्या आपने कभी उसको पूछा कि भाई रिव्यू मीटिंग में अगर वो इंसान 2 बार बोल चुका है कि सर बहुत दिक्कतें आ रही है, पता नहीं कुछ अटक रहा है, बात करो ना एक बार, मेरे को रीजंस नहीं सुनने. अरे फिर बाद में तो सुनोगे जब एग्जीक्यूशन नहीं होगा. चीज है ना, सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन खुद कर ले तो प्रॉब्लम. हाँ. और नहीं, आपको सॉल्यूशन देना नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है जी. और अगर वो सॉल्यूशन खुद निकाल ले तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है. सॉल्यूशन उसने निकाला भी सर, तो भी आप अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हो ना, बिकॉज अगेन सोल्यूशन बहुत बढ़िया निकाला है आपकी टीम ने, बट वो कहाँ पे अटक रहा है, बिकॉज आपने अब तक अप्रूवल नहीं दिया. क्यों? बिकॉज आपका ईगो बीच में आता है कि नहीं मुझे लगता है सही नहीं है. अरे उसको एक चांस तो दो. आप सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढते हो और फिर वो डिस्कशन. आप देखो
प्रॉब्लम है कंपनी में कि लंबे लंबे मीटिंग्स होते, एजेंडा पे हम आते ही नहीं है। और ग्लोबल कंपनीज जो आज इतनी सक्सेसफुल होती है वो क्यों होती है? बिकॉज एजेंडा स्पेसिफिक मीटिंग्स है, शॉर्ट मीटिंग्स है, और वो कंक्लूजन पे आता है, हम कंफ्यूजन पे आते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ, मैंने एक बहुत अच्छी रोहताश गोयल सर हैं जो ओमेक्स के फाउंडर मेंबर हैं, जो रोहताश गोयल सर हैं जो ओमेक्स के फाउंडर हैं जी, उनसे एक बहुत अच्छी चीज़ लर्न करी मैंने, जो उन्होंने मेरे से बोला, योगेश डोंट वेट फॉर द अप्रूवल्स। करेक्ट। आपको अगर अप्रूवल आता है एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, आप उस अप्रूवल तक का वेट करो। नहीं आता, आपको हायर कर रखा है, टेक योर डिसीजन अच्छा गया है बुरा गया वो बाद में बात करेंगे, मगर यू डोंट वेट फॉर द अप्रूवल। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ करी, मैंने अपने किसी अप्रूवल अथॉरिटी को अप्रूवल भेजा, उसका अप्रूवल आ गया, बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मेरे को जो उस समय डिसीजन लेता है मैं वो डिसीजन लेके आगे बढ़ जाता हूँ। उसका सक्सेस या फेलियर वो बाद में देखेंगे, उस समय मेरे को सीट पे बैठा रखा है तो मैं उसका आंसर दूंगा। मेरे को ये आपको डिसीजन लगा। सीट पे इसलिए बैठाया बिकॉज वो आपको ओनरशिप दे रहे हैं, वो एज अ लीडर आपको आपकी लीडरशिप और क्रिएट करवा रहे। लीडर्स क्रिएट लीडर्स, ठीक है। और अगर ये सब अप्रोच अप्लाई करें ना सर, तो टाइम बचता है, एग्जीक्यूशन होगा, और वो ओनरशिप का ना आपको मोटिवेशन आएगा कि यार सर ने मुझे फ्रीडम दिया है ना, अब मैं और अच्छे से करके दूंगा। फिर वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता है कि हमें रिजल्ट क्या आएगा। ये तो क्या अप्रूवल वही लूप में हम जाते हैं, फिर वापस एजेंडा के लूप में आ जाते हैं, और फिर बाद में मीटिंग में डिस्कशन होता है, और वहाँ भी वेन्यू और मेन्यू आता है। बस और कुछ नहीं है। और जितने भी जितना भी डिस्कशन हो रहा था, मेन्यू क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, बस। यस, कंपनी ऑफ साइट्स है। मैं तो कहती हूँ ट्रेनिंग इंक्लूड करो, एंटरटेनमेंट है, एड्यूटेनमेंट करो ना। हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ उनको ज्ञान दो, ऑफ साइट में एड्यूटेनमेंट करो, कि जहाँ पे आप उनको बता रहे हो सोचना कैसे है, उनको एलिवेट कर रहे हो, उनको लीडरशिप सिखा रहे हो। तो लोग कहते हैं सब में थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी होती है, अरे डेवलप करो ना, क्यों उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? हम क्या पहले से लीडर थे? नहीं, हमने भी सीखा है ना। आज कोई भी सक्सेसफुल पर्सन इवॉल्व हुआ है, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो आप रातों रात एक्सपेक्ट करो कि वो लीडर बन जाए, अपने आप ओनरशिप ले ले, हमने सारा फ्रीडम दे के रखा, हमने फैसिलिटी दे के रखा। आपने मेहरबानी नहीं की है, आपने वो कल्चर क्रिएट किया है बिकॉज यू वांट कि आपकी वर्ल्ड क्लास कंपनी मानी जाए, राइट? तो हम कहते हैं ना यार हमारी कंपनी में लोगों को अच्छा लगता है काम करना बिकॉज फैसिलिटी है, बट मोर देन फैसिलिटी, please ensure they are enjoying the work. There is a lot of fun, there is mutual respect, and please short meetings. वन इससे मतलब एक शब्द है जो कॉर्पोरेट के अंदर सबसे पहले आता है, लाला मैनेजमेंट। उन लाला मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में, मतलब व्हाई दे आर कॉल्ड लाला मैनेजमेंट, जी। उसकी डेफिनेशंस को क्या कहोगे, हाउ वी कैन, मतलब मैं उस लाला मैनेजमेंट को कैसे कॉर्पोरेट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो क्या सिखाया जा सकता है उस लाला को? सिखाया जा सकता है सर, लेकिन डिफिकल्ट है, रातों रात का काम नहीं है, बहुत मेहनत है। प्रैक्टिकल है पॉसिबल, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, बिकॉज मुझे काफ़ी डीएम्स जो मैं आपको ऑफ कैमरा बता रही थी आते हैं, मैडम हमारी लाला कंपनी है, प्लीज़ स्ट्रक्चर में लेके आइए। और मैं उनको वही कहती हूँ कि सर आपके हाथ में नहीं है, आपके जो बॉस है जब तक वो मुझे आके नहीं कहते, या जब तक वो एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं आते ना, हम कितना भी प्लानिंग करें, कितना भी आप डिस्कशन कर लो, वो एग्जीक्यूशन में आएगा ही नहीं, बिकॉज वो माइंडसेट का खेल है, राइट? और रही बात लाला कंपनीज की, तो जहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे सिस्टम्स नहीं है, जहाँ पे रैंडम स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, कट कॉपी पेस्ट मॉडल में जाते हैं, और बिकॉज वो फोमो में हम आ जाते हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? और लगाम जो है कहीं ना कहीं उन्होंने पकड़ रखी है, वो लगाम छोड़ना नहीं चाहते। कंट्रोल नहीं, जहाँ आप कंट्रोल करने की बात करोगे ना, वहाँ पे वो हायरार्की मॉडल आ जाता है, और वहाँ पे कोई भी लीडर बनेगा ही नहीं। और जैसे आपको मैंने बोला कि आज अगर कोई भी इंसान जॉब करे तो उसकी मजबूरी है, बट अगर आपको आपकी टीम बोल रही कि सर अब हमें लगता है कि आगे बढ़ना है ना, तो हमें ना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, हमें ये इम्प्रूव करना चाहिए, एक बार सुन तो लो। आप सेल्स रिव्यू मीटिंग लेते हो, आप एनुअल मीटिंग या फंक्शंस जो भी आप रखते हो, बट आप मंथली मीटिंग्स लो, आप वीकली रिव्यूज़ लो, लेकिन हर बार ना आप सेम सवाल करो, फिर आप कंप्लेन करो, आप उसको डीमोटिवेट करो, आप उसको पूछो ना दिक्कत क्या है। और आप एक चीज़ समझो कि अगर वो इंसान आपको बोल रहे तो आप सोचो कि यार मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि ये लोग सब मुझे सेम फीडबैक दे रहे हैं। और अगर हमारी कंपनी जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, हमारे सेल्स अगर अटके हुए हैं, हमारे जो पुराने कस्टमर्स है वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते कि अभी तो इतने सारे ऐप्स आ गए, AI आ गया। डोंट ब्लेम टेक्नोलॉजी, ब्लेम कि आपने अडैप्ट नहीं किया। मैं इसके अंदर एक और चीज़ बोलूँगा, मैं रिव्यू मीटिंग्स में भी रहता हूँ, बोर्ड मीटिंग्स में भी रहता हूँ, काफ़ी जगह जहाँ पे डेटा ड्रिवन डिस्कशंस नहीं होते ना, आपके पास डेटा नहीं है, आप सिर्फ बैठ के बातें करने लग गए ना, वहाँ पे कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं होता। करेक्ट। जब तक आपके पास में डेटा नहीं होगा, फॉर दैट MS डिपार्टमेंट हैज़ बीन मेड, बट उसके अंदर भी वो क्या है,
वो हम लोग उस रिपोर्ट का क्या करते हैं, किसने कितना अच्छा काम किया या कितना नहीं काम किया, वो आपको आगे लेके ही नहीं जाएगा ना। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एमएस सिस्टम के अंदर हम जो जी। डेटा ड्राइव करते हैं, उस डेटा से आपको ये सीखना है मेरे कौन से डिपार्टमेंट में कमी आ रही है, कहाँ मेरे को ज़्यादा फोर्स लगानी है, बट कहाँ मेरे को काम करना है। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस भी तो चाहिए ना सर। मैं पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपको बताता हूँ, जी। मैंने ओमेक्स के अंदर एमएस डिपार्टमेंट को हेड किया, देन हम लोगों ने पूरी कंपनी को 16 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया। ओके। कि पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट कितने हैं, जी। तो इनफ्लो वाले डिपार्टमेंट कितने हैं, आउटफ्लो वाले डिपार्टमेंट कितने हैं, कहाँ पे हमारे को ज़्यादा फोकस करना है। Correct. तो मेरे को ये चीज़ था, सर से जो डिस्कशन हुआ था, मैंने कहा ये पूरा का पूरा कंपनी में आपके एक सिस्टम डेस्कटॉप के ऊपर सामने लेके आ सकता हूँ, टीवी पे पूरी कंपनी को आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। आप उसको ये समझ सकते हो यहाँ से कि मेरे को कौन सी जगह पे काम करना है, कौन सी जगह पे मेरी चीज़ वीक जा रही है। दैट इज़ हाउ मच एमआईएस इज़ पावरफुल। Correct. बट आज एमआईएस डिपार्टमेंट किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, प्रणव की डिपार्टमेंट की क्या रिपोर्ट है, वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, बस वहाँ पे है। उस डिपार्टमेंट की ग्रोथ कैसे देखनी है, उसकी एनालाइजमेंट ही नहीं है, क्योंकि डेटा एनालाइज करते ही नहीं हम लोग। रिपोर्ट है लेकिन अगर रिफ्लेक्शन नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट कैसे आएगा। बिल्कुल। और आप एक चीज़ देखिए, जो मैं अभी एआई सेशन में जो मैं एज ए स्पीकर गई थी, मैंने वहाँ पे भी ये 3 पॉइंट्स रखे थे कि आप कहते हो कि आप आज एआई यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप एक ह्यूमन एक्सपर्ट रखो जो वैलिडेट करे उसके Validate आउटपुट्स। करे। दूसरा, आप अपनी टीम को ट्रेन करो, बिकॉज अननोइंगली अगर क्लाइंट डेटा चला गया जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, तो आप फिर अपनी टीम को निकाल दोगे कि आपने हमारा ट्रस्ट ब्रीच कर दिया, बट आपने वो एसओपी बनाया नहीं है, आपने सिस्टम्स ही सेट नहीं किए हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट योर प्रोसेसेस। कि अगर समझो एक टीम मेंबर चले गए, अगर कोई दूसरा रिप्लेस हो रहा है, तो उनके पास प्रीवियस डेटा SOP तो है, होनी चाहिए एसओपी उसमें, होनी चाहिए, guidelines. डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस होनी चाहिए। एंड जो मैं सबसे पहले कहती हूँ, एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट्स हम रखते नहीं है, हमें लगता है हमें पैसे बचाने तो हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, करो लेकिन उसे वैलिडेट तो करो। तो कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम छोटे लेवल पे भी इम्प्रूव करें ना, तो हम लॉन्ग टर्म प्लेयर बन मेरे सकते को हैं। लगता है ये हम लोग जो डिस्कशंस में पहुंच गए ना, कॉर्पोरेट के उसमें पहुंच गए, बट मेरा जो पर्सनल जी। खुद का बहुत जो इंटरेस्ट है जी। अर्थशास्त्र को समझने का है। जी। तो उस अर्थशास्त्र को समझना चाहूंगा कि मतलब जी। वो पहला चैप्टर क्या है, जी। क्या मेरे को उससे नॉलेज मिलेगी अर्थशास्त्र से। जी। एक ब्रीफ समरी तो आपने मेरे को दी थी कि अर्थशास्त्र में हम ये कर सकते हैं, जी। उसका थोड़ा सा और माइन्यूट अगर होगा तो मेरा एक इंटरेस्ट जगेगा। जी। या आज हो सकता है रात को मैं वो पहले अर्थशास्त्र के पहला इंडेक्स ही पढ़ूं, उसके अंदर जाके कौन कौन से चैप्टर है, तो वो जी। मोटिवेट करेगा मेरे को डेफिनेटली। 15 किताबें हैं, जिसे मैं कहूँ सबसे पहले एक राजा की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप खुद को डेवलप नहीं करते, आपके माइंडसेट पे अगर आप काम नहीं करते, आपके हैबिट्स पे, आपके स्किल्स पे, द वे यू टेक डिसीजंस, आपके रूटीन पे, तो आप एक सक्सेसफुल राजा या रानी नहीं बन सकते। आप एक चीज़ देखिए, लीडरशिप इज़ परमानेंट, लीडर्स आर नॉट परमानेंट। और जब आप पावर पोजीशन में आते हैं ना, तो लोग आपका पावर छीनने के लिए बैठे हैं। वहाँ पे टैक्टिक्स प्ले किए जाते हैं, वहाँ पे मैनिपुलेशन किया जाता है, आपकी बदनामी की जाती है, आपके बारे में रूमर स्प्रेड किए जाते हैं, आपकी ईगो को हर्ट किया जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले इमोशंस को कंट्रोल में रखो। और इसलिए हम कहते हैं ना कि ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और ये शायद कंट्रोवर्शियल लगे, पर मैं ये कहती हूँ आपके मेंटर्स और जो आपसे वाइज लोग हैं उनका ये यूज़ करो। वो जो कह रहे हैं वो सुनो। कई बार ईगो हम आ जाता है हमें कि भाई मुझे अब सब आता है बिकॉज मैं तो पावर पोजीशन में हूँ, और वहाँ पे हम ब्लंडर कर देते हैं। तो वंडर करने की जगह पे ब्लंडर कर दिया, एंड देन यू आर लाइक जस्ट वंडरिंग कि भाई मैं तो इतना अच्छा काम किया था। तो वैलिडेशन के लिए काम नहीं करना है सबसे पहले। दूसरी बात, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्लीज़ हैव मेंटर्स। एक सीक्रेट मेंटर रखिए, एक पब्लिक मेंटर रखिए। सीक्रेट मेंटर साथ छोड़ के नहीं जाते। हो सकता है पब्लिक मेंटर के पास बहुत दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स भी आ सकते हैं, और हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप इनकी एडवाइस मत लो, बट हमारे साथ निस्वार्थ भाव से हमें लोग चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हैव अ सीक्रेट मेंटर। और सीक्रेट मेंटर जो कहे उस पर डाउट मत करो, बिकॉज जो असली मेंटर होते हैं ना, उनका कोई सेल्फिश पर्पस नहीं होता है आपके साथ काम करने के लिए, और वो अनुभव के साथ आ रहे हैं, तो उनको डाउट नहीं करना है। और दूसरी बात, प्लीज़ कोई भी चीज़ बिना डिस्कशन किए नहीं करना है। अब यहाँ पे डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। मैं ये कहती हूँ, डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। हो सकता है एक नया नज़रिया आपको मिल जाए, हो सकता है आप कोई बड़ी गलती करने वाले थे और वहाँ पे आप बच गए, हो सकता है शायद आपने ना कोई पॉइंट्स छोड़ दिए, हम कहते हैं ना ब्लाइंड स्पॉट्स। तो डिस्कशन करना, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए।
और किसी को पूछ के चीजें करना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसको पूछ रहे हो? एक्सपर्ट को पूछ रहे हो या एवरीवन को पूछ रहे हो? एवरीवन हैज ओपिनियंस टू गिव, राइट? लेकिन एक्सपर्ट क्यों कह रहे हो? उसको उसकी एक्सपर्टीज मेरे को है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, आप मंत्रा से पूछ रहे हो या श्री कृष्ण से पूछ रहे हो? जी, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, बिकॉज एडवाइजर कैन मेक यू और ब्रेक यू, राइट? तो एडवाइस किसकी ले रहे हो? और मैं तो कहती हूँ एडवाइजर्स भी आपके ऐसे होने चाहिए जो सिचुएशनल नहीं है कि आज आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आपको आके एडवाइस दिया और बाद में जब बुरा वक्त हुआ तो सबको बोला यार मैंने इसको गाइड नहीं किया, मुझे नहीं पता इसके साथ क्यों हो रहा है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं, इसके लायक ही है। लेबल्स चेंज हो जाते हैं लोगों के जब आपका बुरा वक्त होता है। अरे इसके तो नसीब में ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है, इसने तो बहुत, तभी सर आपके सब कुकर्म याद लोग करवाते हैं। और जब सक्सेसफुल आप बन जाते हो तो आप केस स्टडी बन जाते हो। सडनली हाई हेलो मैसेजेस आते हैं, सडनली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है, फोमो में लोग आके आपको बर्थडे विश करते हैं और सारे आपके मेंटर बन जाते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हो। इनडायरेक्टली सब आपको Indirectly क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्रेडिट खाने में लोग फर्स्ट एक नंबर है। उनको लगता है अरे हाँ मैंने तो आपको एडवाइस पहले दी थी, याद है सर, याद है आपको? और हमें लगता है कब ये हुआ, कब ये कौन से इल्यूजन में जी रहे हैं हम? बिकॉज एज अ मेल साइकोलॉजी मैं एक चीज समझ सकती हूँ, बीइंग अ फीमेल, कि मेन डू नॉट ओपन अप इजिली। शायद आपके बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं पता कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। कभी आपने पूछा है कि यार आज आपका हेक्टिक डे था या आज इतना हैवी डे था आपके लिए, सारी चीजें गलत जा रही थी, तो आपने कैसे मैनेज किया? एज अ फाउंडर वो स्ट्रेस हमेशा रहता है, वो मेंटल ब्रेकडाउन रहता ही है, तभी तो कोई पूछने नहीं आता। और इसलिए हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र में इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और किस तरीके से अपने आप को स्टेबल रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहती हूँ आप लाइफ में सुपर हीरो बनो, लेकिन अपनी कंपनी के लिए प्लीज एक स्टेबल एंकर बनो। कंपनी में सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, स्टेबल बनने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप अनस्टेबल होते हो, आप डिसीजंस वैसे लेते हो, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकलता है, और जो आपका सबसे बढ़िया एम्प्लॉय होता है ना, फिर आप उस पर चिल्ला देते हो बिकॉज आप स्टेबल नहीं थे। एंड देन हम उसको सॉरी बोल देते बिकॉज हमारे लिए बहुत आसान है ना, सॉरी आज मैं ना गुस्से में था, मेरा मूड नहीं था। वो वहीं से वो ट्रिगरिंग पॉइंट चल जाते हैं। यस, और एक बार गलत एक्सेप्ट किया वो पैटर्न बन जाता है, फिर तो वो वीक इंसान इसलिए वो पैटर्न में आ जाता है। फिर हमें लगता है कि यार नहीं आज स्ट्रेस है, हर एक इंसान को स्ट्रेस रहता है, बट जब आप राजगद्दी पे बैठ रहे हो प्लीज अपने पहले इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, बाकी सब चीजें बाद में। स्ट्रैटेजी सक्सेस हो सकती है, टीम अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपका मेंटल बैलेंस नहीं है, आप इमोशनली स्टेबल नहीं होना, बर्बाद हो जाओगे। कई बार एक फेज़ आता है लाइफ में, बहुत सारी कंपनीज को हम देखते हैं या बहुत सारे फाउंडर्स को हम देखते हैं कि वो एक फेज़ पे चले जाते हैं, अच्छा ग्रो कर लिया, फिर वहाँ से वो स्टेबल हो जाते हैं, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। कंट्रीज के साथ में भी ऐसा होता है जी। हमने बहुत सारी कंट्रीज का ऐसा देखा है कि वो एक लेवल पे चले गए, उसके बाद वो ग्रो ही नहीं हो रहे। बहुत सारे फाउंडर के साथ में ऐसा होता है। इस फेज में जैसे ये जो सिचुएशन अभी आपने मेंशन की कि स्टाफ को चिल्ला देना, बेस्ट रिसोर्सेज को, वो तब फेज आता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, 2-3 साल से आप सेम ही फेज देखे जा रहे हो, आगे ग्रो ही नहीं कर रहे हो। ऐसे फेज में एज ए फाउंडर क्या करना चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है यहाँ पे इमोशनल रेगुलेशन नहीं हुआ था। आप अपने इमोशन को सप्रेशन में डाल रहे थे, अपने इमोशंस की अवेयरनेस में आप गए नहीं। स्पिरिचुअलिटी मिसिंग है, सबसे बढ़िया तो स्पिरिचुअलिटी मिसिंग है, ठीक है? या तो इनकी लाइफ में सही मेंटर्स नहीं है, और या तो अपने इमोशंस को भी प्रोसेस नहीं करते। जितना सप्रेस करते हो इमोशंस को, वो और अगली फॉर्मेट में बाहर आता है। इसलिए आप देखो हम क्यों कहते हैं अपने आप को हील करो, हम क्यों कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट स्टेबल तब वो डिसीजन मत लो। आपने एक कॉमन कहावत सुनी होगी कि जब आप गुस्से में हो, जब आप भूखे हो और जब आप बहुत खुश हो, निर्णय मत लो, नहीं लो, बिकॉज आप तभी स्टेबल नहीं हो ना, यू आर इन योर डिफरेंट जोन। सेम वे यहाँ पे भी आप उस टाइम फ्रस्ट्रेट हो गए, एक बार ठीक है गलती होती है, लेकिन अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो चॉइस है, उसको आप गलती का नाम नहीं दे सकते। और फिर अगर आप ऐसे अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर करोगे, कोई आपके साथ काम नहीं करेगा, बिकॉज आप स्टेबल ही नहीं हो। और जो फाउंडर या जो राजा या रानी स्टेबल नहीं होते हैं, वो गलत डिसीजन ही लेते हैं, और फिर आप सबकी बात में आ जाओगे, बिकॉज आप मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं हो। तो कोई आके कुछ मैनिपुलेट करेगा, कोई कुछ आके आप बोलेगा आपको, आप उसकी बात सुन लोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई अभी वो आपके फ़ायदा उठा रहे सिचुएशन का। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप गुस्से में हो, मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं हो, किसी से बात मत करो। गिव योर सेल्फ 24 आवर्स। आज कुछ सेलिब्रेट किया है, 24 आवर्स अगेन बैक टू वर्क। वो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए आपका सक्सेस या आपका फेलियर या आपका ईगो। और इसलिए हम कहते हैं मेंटर्स कीप यू ग्राउंडेड। स्पिरिचुअलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है। और मैं तो ये कहती हूँ, और आप देख भी रहो कि कितने सारे बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, क्रिकेटर्स क्यों स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं? आपने सब कुछ, दुनिया की हर सक्सेस आपने देख ली है, राइट? बट यू हैव टू बी ग्राउंडेड।
और ये स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। So, ये चीज़ अभी है। जब मैं आपकी जर्नी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था जी। तो आपने बताया आपने बहुत सारे टेम्पल्स अभी जी। रिसेंटली इंडिया में विजिट किया, तो मेरा क्वेश्चन ये भी आता है कि जब जी। मैं सोचता हूँ कि मैं टाइम निकाल के, जी। तो मेरे को एक डर खाने लगता है जी। मेरी कंपनी का क्या होगा, जी। मेरे पीछे काम कैसे चलेगा, जी। है ना, चीज़ें रुक तो नहीं जाएंगी। जी। ये किस फेज में होता है, कैसे इससे निकलना है बाहर? ऐसे मेरी तरह बहुत सारे लोग सोचते होंगे जी, जी, कि मैं जी। चला गया तो भैया मेरी कंपनी का क्या होगा, जी। खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, है ना। यही तो कंट्रोल छोड़ना है ना सर, करके हम तो देखना है कि करके तो देखना है ना। क्या ही होगा। Yes. 10 दिन छोड़ के देखा क्या ही होगा, Yes. एक बार देखते हैं उसको। हम क्यों कहते हैं ये शब्द एंटरप्रेन्योर, नॉट अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर कि आप मल्टीपल बिजनेसेस हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगर आपका एक भी बिजनेस है, एक सिंपल बिजनेस है, तो आप अपने लोगों को डेवलप कब करोगे? आप वो डिपेंडेंसी छुड़वाओ। अ लीडर हैज टू बी फ्री मतलब एकदम फ्रीडम के साथ नहीं, बट कि आपने वो डेलीगेट कर वो दिया है धीरे धीरे ढील देनी है। धीरे, यस। और आप एक चीज देखना, स्पिरिचुअलिटी में जब आप उतरते हो ना, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है। एंड मैं तो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पता नहीं टेम्पल्स में आइडियाज आते हैं, कभी कोई चीज़ क्लिक होती है, कभी कोई कांटेक्ट याद आता है, कभी पता नहीं वो क्या है, वो मिरेकल आप बोलो या वो गॉड्स ग्रेस बोलो, इसको जो नाम आपको देना है। एंड आई थिंक जब ये पैटर्न बन जाता है ना, आप और उसकी ओर इंट्रीग हो जाते हो। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन क्या होता है जी। आजकल मंदिरों में भीड़ बहुत है, जी। हम वीकेंड में पहुंच जाते हैं, जी। तो वहाँ पे हम सवाल जवाब भगवान से कर नहीं पाते, पहले से कोई आता है भाई खाली करो, जी। है ना, भगा देता है उस लाइन से बाहर। आजकल भी तो आप तो वीकेंड की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ यहाँ पे एक परसेप्शन शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज मैं ना टेम्पल्स पे बहुत सारे पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, और कुछ टेम्पल्स का ना मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ कि आप ये मंदिर में जाइए, आप यहाँ पे भी जाके प्रार्थना कीजिए। तो मैं कमेंट्स में देखती हूँ लोग ये कहते हैं कि आप देखो यहाँ पे भीड़ हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही है तो वो शेयर क्यों नहीं करना, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ तो वो हम शेयर करने के लिए क्यों माइजर बन जाते, इनसिक्योर बन जाते कि, और वो भीड़ वैसे भी होने वाली है। आज बड़े बड़े टेम्पल्स में भीड़ होती है ना, ठीक है, बट अगर आप किसी की लाइफ में निमित्त बनते हो तो इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हो सकता है, आप तो मुझे बताइए। तो एक आपके पॉडकास्ट से मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो वो शेयर करो, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो ये शेयर या ग्रेस बताते लोगों को, अदरवाइज लोगों के लिए सब सीक्रेट हो जाए। भगवान के केस में क्या ही सीक्रेट रखोगे आप। मैं एक छोटा सा और ये समझना चाहता हूँ, जो मैं अपना परसेप्शन फील करता हूँ कि हम लोग ये सोचे स्पिरिचुअलिटी की जगह पे जाके भी जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित है, मेरे को सब कुछ वहीं मिल रहा है, मैं उस ऑरा के अंदर भी अगर बैठा हूँ तो भी मेरे को वही सेम एनर्जी मिल रही है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस करूँ तो मैं महाकाल जी के भी दर्शन करके आया, मैं उस मंदिर के बाहर बैठ के बहुत देर तक हम लोग वहाँ बैठे रहे, मैं आंख बंद करके अपना पूरा डीप मेडिटेशंस के अंदर था या कुछ चैंटिंग कर रहा था, बट आई फेल्ट द सेम एनर्जी। तो आप उस प्रेमाइसिस में भी हो तो मेरे को लगता है वो सेम एनर्जी आप फील करोगे। सर ये सौभाग्य है, वो क्षेत्र में पहुंचना सौभाग्य है। लोग नहीं पहुंच पाते, आप देखो कितने के प्लान्स फ्लॉप हो जाते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन या अड़चन आ जाती है, ठीक है, हम वो वहाँ एरिया में आए, वो क्षेत्र में आए, वो जमीन तक हम वहाँ पहुंच पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन और है मेरा, आपने कहा मेंटोर्स होने चाहिए जी। अब यहाँ पे भी जो मेंटोर को चॉइस कैसे किया जाए, मेंटोर को, क्योंकि आज की डेट के अंदर मेंटोरशिप अलग अलग तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं, मेंटोरशिप ये कर लो, इसके पैसे इतने, उसके पैसे इतने, अमाउंट डेफिनेटली एक पैरामीटर हो सकता है कि अमाउंट होना चाहिए मेंटोर्स के लिए, बट हाउ टू चूज योर मेंटोर, वहाँ पे आपका सही गलत कैसे चूज होगा? देखिए ये ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और क्रिटिकल सवाल भी है। क्यों? मेंटर लाइफ लॉन्ग भी होते हैं और मेंटर परमानेंट भी होते हैं, ठीक है। अब जब किसी को आप मेंटर दर्जा दे रहे हो ना, तो पहले उसकी कैपेबिलिटी देख लीजिए। मैं उनकी एज पे नहीं जा रही हूँ, मैं उनके एक्सपीरियंस पे नहीं जा रही हूँ, मैं उनके एथिक्स और इंटेग्रिटी पे जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। बिकॉज अगर उन्होंने लाइफ में कभी भी शॉर्टकट लिया है या कभी अनएथिकल कुछ किया है, तो हो सकता है जब सिचुएशन आपकी आए ना, वो आपको भी सेम एडवाइस देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन उनका बैकग्राउंड स्टडी कीजिए, देखिए कि वो आपके साथ आपके अच्छे वक्त या बुरे वक्त में है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही आप उनको टेस्ट करो, बट बातों से समझ में आता है, ठीक है। और जब आप उनके एथिक्स देखते हो, उनका रूटीन, उनका डिसिप्लिन देखते हो, और आप देखते हो कि कितने की लाइफ में उन्होंने बदलाव लाया है जेन्युइनली, तो आप उनको मेंटर कंसिडर कर सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में अनेक मेंटर्स रखती हूँ, और मैं ये नहीं इसलिए कह रही हूँ कि ये कोई बड़ी बात है, बड़ी अर्थशास्त्र में भी है, और आचार्य चाणक्य के उस टाइम पे अलग अलग टीचर्स मेंटर्स हुआ करते थे।
तो ऐसा नहीं कि आपको 1 या 2 मेंटर्स ही रखने हैं, शुरुआत में आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली है, लेकिन अपनी लाइफ में ऐसे लोग रखो जो आपसे वाइज है, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपसे ज़्यादा अनुभवी एक्सपीरियंस्ड है और एथिकल है। बिकॉज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका मन विचलित हो जाए, हो सकता है सब आपको बोले कि ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन जो एक सही मेंटर होंगे ना, वो लॉन्ग टर्म सोचेंगे आपके लिए और आपको वो बोलेंगे जो शायद आपको पसंद ना आए। और मेंटर हमेशा वो नहीं बोलते जो आप सुनना चाहते हो, जो आपके लिए अच्छा है, आपको पसंद हो कि नहीं हो, वो सही मेंटर होता है। और अपनी लाइफ में ऐसे लोग चाहिए, यस मैन लोग नहीं चाहिए। बिल्कुल। कि आप बोलोगे हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस मैम, ये नहीं चाहिए। नो पपेट्स इन लाइफ। बट आप ऐसे लोग जब रखते हो ना, आप बड़ी बड़ी गलतियां करने से बच जाते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट, यू बिकम मोर ग्राउंडेड। बिकॉज आप एक चीज़ देखना, जब आप बहुत सक्सेसफुल बन जाते हो सकता है कई बार हमें लगता है कि अपू निज भगवान है, होता है ना, काफ़ी बार अपना ईगो आ जाता है, राइट। तो मेंटर्स आपकी ईगो को चेक में रखते हैं, आपको सिखाते हैं, देखो ये अच्छा अभी हो गया है, अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जैसे हम पता है 31 दिसंबर को कैसे हम गोल सेट करते हैं, तो अब जैसे भी न्यू फाइनेंशियल ईयर आ रहा है तो वहाँ पे भी टारगेट सेट होंगे कि अभी ये फाइनेंशियल ईयर में हमें बहुत प्रॉफिट करना है। लेकिन ये सबके लिए ये स्टेबल होना ज़रूरी है और ये शांत होना ज़रूरी है, और उसके भी अलावा आपका माइंडसेट। इसलिए मैं ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट में मानती नहीं, मैं रीसेट माइंडसेट कहती हूँ। रीसेट करो। एग्जाम्पल, अगर आज आपका फ़ोन बंद हो गया है तो क्या आप फ़ोन फेंक दोगे? आप रीसेट करोगे, आप उसको वापस चार्ज करोगे, वापस उसको रीस्टार्ट करोगे, है ना। तो आपकी जो जर्नी भी है, और अगर आप कहते हो कि आज मैं एक एक्स अमाउंट पे काम कर रहे हूँ और उसको आपको 2x या 5x करना है, तो हाउ डू यू वर्क, उस लेवल पे आप उस लायक कैसे बनते हो? बिकॉज हर लेवल पे ना आपका थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। और जो सही मेंटर होते हैं ना, वो सबसे पहले आपका कैरेक्टर डेवलप करवाते हैं। सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट आपका हो ही जाता है, लेकिन कैरेक्टर, वहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो उसको आप मेंटर नहीं कह सकते, फिर वो एडवाइज़र है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि एडवाइजर्स बुरे होते हैं, लेकिन एडवाइजर्स भी काफ़ी सेल्फिश पर्पस तो कहीं ना कहीं होता ही है ना। यस बॉस वाला एटीट्यूड मैंने अपने कॉर्पोरेट के अंदर बिल्कुल देखा जी। मेरे को याद है, मेरे एक डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला योगेश यहाँ पे वो होगा जो मैं बोलूँगा, वो नहीं होगा जो तू बोलेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, आई 100% एग्री, जो आप बोलोगे वो होगा, बट देन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा रिजल्ट्स का। सही बात फिर वो है। कहते कि नहीं रिजल्ट का क्यों नहीं होगा। दैट वाज अ मैच्योर टॉक, मतलब Correct. आज उनको एज अ मेंटोर ही मानता हूँ मैं। बट वो कहते फिर नहीं रिजल्ट का भी होगा। तो मैंने कहा सर फिर आपने मेरे को हायर किया है तो मेरे को मेरे तरीके से करना दो, लेट मी फेल, मेरे को गिरने तो दो। सही बात है, सही बात है। अगर मैं गिरूंगा तो भी सीखूंगा, Correct. तो भी आप विन करोगे। कि मैं बोल रहा था ना, Correct. तब मैं ज़्यादा सरेंडर करूंगा आपके सामने। और अगर मैं विन कर गया तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, आपने मेरे को रखा इसीलिए कि भैया यू हैव टू विन। तो यस बॉस वाले बंदे सक्सेस नहीं करते। आप जब सही डायरेक्शन के अंदर काम करना चाहते हो ना, वही बंदा ग्रो करता है। और मैंने वही सक्सेस अपनी ज़िंदगी में देखी है। मैं कभी भी यस बॉस वाला नहीं रहा, तो मेरे को लगता है मेरी लाइफ की सक्सेस शायद इसी तरीके से रही है। नहीं, और आप देखना, ये जो आप एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, आई वुड ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट प्लीज़ राइट अ बुक ऑन दिस। आपको नहीं पता नेक्स्ट जनरेशन को ये काम भी आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई लीडरशिप सीखना चाहेगा ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, तो यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर दैट। बिकॉज हम लीडरशिप की बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंसेस बताते हैं ना इंसान, उसमें बहुत छुपे हुए और मल्टीपल स्मॉल लेसन्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर अर्थशास्त्र का कोई सूत्र है, ठीक है, उसका एक मीनिंग है, उसके पीछे और 50 मीनिंग छुपे हुए हैं। और जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, तब आपको समझता है हाँ वो लिखा था, अब समझा इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू यू, प्लीज़ राइट अ बुक ऑन दिस। और मैं तो ये कहती हूँ कि इन फ्यूचर आई थिंक यू विल बी अ बेटर लीडरशिप कोच, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नॉट जस्ट सर्टिफिकेट। मार्केट में कोचिंग बनने के लिए कोचिंग के ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेन द ट्रेनर है, कोचेस सर्टिफिकेशन है, राइट। बट आप सर्टिफिकेशन से नहीं, आप एक्सपीरियंस से आए हो, एंड यू हैव सीन फेजेस, जो आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपने जॉब भी किया है, बिजनेस भी किया है। इट्स नॉट ईजी, और दोनों के डायनामिक्स अलग है, दोनों के अनसर्टेनिटीज अलग है, और दोनों के अप्रोचेस अलग है। सो यू हैव सीन बोथ द वर्ल्ड। द वे आई पर्सनली आज से कि पैसा कमाना एक आर्ट है, विच आई नो। करेक्ट। और एक सर्टेन समय के बाद आप पैसा कमाने को ना ये छोड़ देते हो कि यार ठीक है यार, पैसे से आपको हैप्पीनेस नहीं आएगी। करेक्ट। तो मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि नहीं यार, पैसा वो हैप्पीनेस नहीं दे रहा। स्पिरिचुअलिटी की साइड के अंदर डेफिनेटली मैं गया, तो वो एक आंसर मिलता है कि हाँ ये एक सेटिस्फैक्ट्री और एक पीसफुल सिचुएशन है। बट उसी के साथ साथ अब आपका डायरेक्शन क्या है, कि वो लोग जो
20,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, 25,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, या वो ऐसी जॉब कर पा रहे हैं जो उनको मतलब ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है मजबूरी में। तो अब मेरे को लगता है कि मेरे को उनको गाइड करना है, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पे वो रिस्पेक्टफुली अपनी मेरा जो नया वेंचर है वो कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। सर रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। बिल्कुल 100% बिकॉज हर इंसान अपने घर के लिए काम कर रहा है, अपने पेट के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया ना तो वहाँ पे वो लॉयल्टी आती है। काफ़ी बार मुझे लोग पूछते हैं मानसी हमारी टीम में लॉयल्टी कैसे जनरेट करे। मैं कहती हूँ आपने कितना किया लॉयल्टी, आपने कितना रिस्पेक्ट दिया, पहले आप वो बताइए। आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो बट इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, राइट, जो हम नेटवर्किंग में सीखते हैं। तो यहाँ पे भी यही है ना, पहले रिस्पेक्ट दो और जेन्यूनली, नॉट बिकॉज कि आपको कुछ काम करवाना है। काफ़ी बार मैं देखती हूँ लोग नाम के आगे जी लगा देते हैं बिकॉज आपको कुछ काम करवाना है, राइट। तो वो सेल्फिश एटीट्यूड नहीं चलता है, वो दिल से उनकी एज को रिस्पेक्ट करके आप जनरल भी रिस्पेक्ट दोगे ना, आप देखना वो सामने वाला इंसान काम करता है और आपको बोलना नहीं पड़ता कि तू ये काम टाइम पे कर दे या तू ये मेरे लिए करवा के दे। बेसिक रिस्पेक्ट इज़ अ ह्यूमन नीड। और इसलिए मैं कहती हूँ एज अ लीडर या एज अ लीडरशिप कोच, सबसे पहले प्लीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो, इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स को समझो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कंपनी में साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करो। अगर आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हो उसके पहले साइकोलॉजिकल सेफ्टी को भी आपको बनाना होगा। आप चाहते हो कंपनी बड़े लेवल पे 10x ग्रोथ करे, आपकी टीम आपके साथ सेफ नहीं है डिस्कस करने में, उनको डर लगता है आपसे, उनको लगता है कि हमारी आइडियाज़ डिसमिस हो जाएंगे। 10 लोगों के सामने आप बोलते तू तो चुप ही बैठ, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम आइडियाज़ अब बताओ। एक सिंपल फनी चीज़ मैंने रिसेंटली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में देते, मैं वो कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूँगी फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट उनको मैंने वही पूछा कि आप आइडियाज़ डिस्कस कैसे करते हो। तो बॉस ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि मैं ना ऐसे करता हूँ, और वहाँ पे बोला मेरे को बताओ, जैसे आई वांट टू सी। बोलते हाँ मैडम ऐसे ही सब लोग बैठते हैं और मैं बताओ आइडियाज़ क्या है। मतलब आपकी एक तो एक्सप्रेशंस नहीं है, ठीक है, और आप मजबूरी में पूछ रहे हो, वो दिख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, और आप ऐसे बोल रहे हो कि तू बता फिर तेरी आज मैं बैंड बजाऊंगा। तो वो कैसे आइडियाज़? बट अगर हम ऐसे बोले आप बताइए आइडियाज़ क्या है, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म, लेट्स डिस्कस। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी, वर्ड्स, ये सबसे आती है, ना ही सिर्फ ऐसे बोल के कि मैं तो बॉस हूँ। फिर मैंने बोला सर आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज कीजिए, सर आपका बोलने का तरीका थोड़ा चेंज कीजिए। मैडम मेरे को स्वीट बोलना नहीं आता। मैं स्वीट बोलने की बात ही नहीं कर रही हूँ बॉस, मैं ये बोल रही हूँ थोड़ा पोलाइटली रिक्वेस्ट करो और एक ऐसा बिहेवियर रखो ना कि वो आइडियाज़ देने से डरे नहीं, वो आपको ये बताए सर हमें लगता है ना हम ये ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट एक डिस्कशन का वो माहौल तो क्रिएट करो। हम वो अनोनिमस चिट्ठी डालते, पता है कंपनीज में कई बार होता है ना वो सीक्रेट सैंटा गिफ्ट जैसा है ना, कि आप अपना अनोनिमस फीडबैक दो। क्यों भाई? बिकॉज आप नज़र में आना नहीं है और सच आपको सुनना नहीं है, लेकिन आपको कंपनी ग्रो करना है। कैसे होगा ये? और वो भी एनोनिमस ही रह जाती है, वो पढ़ने के बाद भी उस पर कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता है, उल्टा फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, ये किसने लिखा रहेगा, ये इसका काम है, मैच करो, हाँ मैच करो। और इसलिए लोग टाइप करके देना पसंद करेंगे कि भाई राइटिंग समझ में आ जाएगी, है ना, बिकॉज सबका एक अलग अलग पैटर्न होता है। इन्वेस्टिगेशन करते हो कि वो फीडबैक किसने दिया, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, तो कैसे कंपनी आगे बढ़ेगी सर? और आजकल तो चैट जीपीटी पे डाल देते हैं, भैया आइडिया दे दो मेरे को। हाँ मेरे को ये लगता है जब हम आइडियाज़, मैं अपनी टीम के अंदर किस तरीके से डिस्कशन करता हूँ, मैं डेफिनेटली अगर उसके अंदर कोई करेक्शन होगी तो बिल्कुल समझना चाहूँगा। जब भी कोई कैंपेन या किसी को भी करना होता है तो अपनी पूरी टीम से बोलता हूँ कि कल हम इस कैंपेन को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं, कम अप विद द आइडियाज़, बिल्कुल सारे, इवन चाहे मेरा वो ग्राफिक डिजाइनर है, चाहे फिर मेरा वीडियो एडिटर है, उनको कैंपेन ब्रीफ कर दिया कि हमारे को इस चीज़ की लॉन्चिंग करनी है। करेक्ट। मेरे को हर किसी से फीडबैक चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं जी। सो पूरी टीम के अंदर अगर मेरे पास 22 बंदे हैं तो पूरे 22 बंदों की टीम के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर, और स्टार्ट वैसे ही करते हैं कि सीनियर मोस्ट से नहीं डिस्कशन करना, लोएस्ट मोस्ट से डिस्कशन करना है कि भाई आप क्या सोच के आए हो जी, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। देन करेक्शन भी नहीं करना, नहीं अच्छा आइडिया आपने सोचा है ये ठीक है, बट इसके अंदर ये हो सकता है कि अमरजीत या ये XYZ ये शायद इसके अंदर ये वाला कौन हो सकता है, बट ठीक है नाइस आइडिया, इस तरीके से वर्कआउट करते हैं हम लोग। देन वी कंक्लूड, फिर उस रोड मैप को वर्कआउट करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी को बना के फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो अभी तो ये पैटर्न फॉलो करता हूँ कि मैं एक दिन पहले टास्क दे देता हूँ ताकि उनको वो सोचने का समय मिले। उसी समय मेरे को ये भी पता चलता है कि मेरी जो टीम है वो सुन भी रही है या ऐसे ही कि मतलब वो
कमांड्स भी वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है। करेक्ट। जो नहीं लेके आया उससे भी भाई क्यों नहीं सोच पाए, जी। तो कल सोचेगा, या कोई माइंड में आ रहा है या नहीं आ पा रहा, तो उससे आपको ना आपकी टीम के अंदर ये पता चलती है किसकी एनर्जी वाइब कर रही है, किसकी नहीं कर रही है। करेक्ट करेक्ट। तो आई यूज्ड टू चेक, परफेक्ट ये मेथड है। और कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप जब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, अनएक्सपेक्टेड टीम मेंबर सबसे बढ़िया आइडिया देते हैं? मैम मेरे को सबसे अच्छा आइडिया, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ले सकता हूँ जी। ओमेक्स के अंदर हमारे पियोन से मिला था जी। तो मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब गया हूँ, मार्केटिंग जी। बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि सर वी हैव टू स्टार्ट इंटरनल मार्केटिंग फर्स्ट, जी। क्योंकि आपको जो भी स्टार्ट करना है ना, यू शुड बी सॉलिड स्फीयर, Correct. क्योंकि आप अंदर से सॉलिड होगे तभी बाहर आप स्पेरिकल 100% ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। Yes. अगर आपका इंटरनल बंदा बैठ के आपकी कंपनी के बारे में पॉजिटिव नहीं बोल रहा, तो फिर बाहर तो भूल जाओ। तो पहली मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? इंटरनली। 100%। पहले आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपका एसेट है, उसको पॉजिटिव बोलना मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ही बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया, एसेट। बट क्या जो एम्प्लॉय है वो अपने आप को एसेट की ओर फील कर रहा है, या उससे भी बढ़िया कि जो ओनर है, क्या उनको लग रहा है ये हमारे लिए एसेट है? वो एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। मैम मैं यही बता रहा हूँ, मतलब डिपार्टमेंट ऐसा होता है, जैसे मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जी। उसको इसी तरीके से बोला जाता है ना, मतलब एक्सपेंस पे है। जी। मैं कह रहा हूँ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस कहाँ से हुआ? इन्वेस्टमेंट वाला वो है। यस। और हम कई बार जब पूछते ना कि आप ट्रेनिंग क्यों नहीं रखवाते कंपनीज में, तो लोग ये कहते हैं कि यार उतना बजट नहीं है, हम क्यों खर्चा करें, अपनी जेब से डाले ये लोग। अगर ये अपनी जेब से डालने वाले होते, ठीक है, तो आपके साथ क्यों कंपनी में जॉब करते? उनकी क्या मजबूरी होती, राइट? बेटर कि आप डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ करो। हम देखते हैं कि वो लोग ऑफ साइट में खर्चा कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट में खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा? आपको आउटकम चाहिए, आपको चाहिए वो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना है। मैं अपनी टीम को बहुत जो शॉर्ट कोर्स आते हैं ना, तो वो उनको लिंक भेजता हूँ कि ये तेरे को ट्रेनिंग करनी है, और तुझे समझने के बाद मुझे भी समझाना है। ये कोर्स मैं करना चाहता हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू समझ और मेरे को समझाइए फिर। पर लर्निंग कल्चर है नहीं, ठीक है, ओनर को इंटरेस्ट है नहीं सीखने में, तो टीम से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? आपको पता है, जब हम कभी भी ऐसे कॉर्पोरेट की नोट्स हो या स्पेसिफिकली ऐसे लीडरशिप कोचिंग जब मैं दूँ कॉर्पोरेट्स में, मेरा सबसे पहले मेरा फर्स्ट रूल रहता है, आप अपनी टीम के लिए मुझे हायर कर रहे हो, वेरी गुड, हैप्पी, चलो हम कर भी लेंगे, अलाइंड। बट अगर आप एज अ ओनर नहीं बैठने वाले हो तो हम ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लोग कहते हैं मैडम ये तो क्या ही आप टर्म्स रख रहे हो। मैं बोला आप एक चीज़ समझो, आप चाहते हो कि मैं इनको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दूँ, ठीक है, मैं इनको एक लर्नर बनाऊँ, लेकिन जो ओनर है वो लर्नर नहीं बनना चाहते, वो बहुत बिजी है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से करूँगा लेकिन मेरी टीम बैठनी चाहिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं है मुझे। और ये मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज एक ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था कि जहाँ पे टीम को ट्रेन करना था, ठीक है, और वो ओनर ने मुझे जेन्युइनली बोला था कि मानसी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो आप ना ये दिन पे आके सिखा के जाना, एंड एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड, अमाउंट भी बराबर, सो एवरीथिंग वाज वेरी गुड। 4-5 ट्रेनिंग्स होने के बाद ओनर का मुझे कॉल आता है कि मानसी ना मुझे फीडबैक मिला है कि ये सारा तो हमारे बॉस को सीखना चाहिए, तो मेरे को अभी अफसोस हो रहा है कि यार पहले मैंने क्यों नहीं सीखा। बोला सर मैंने तो आपको बोला था ये चीज़। बोले एक काम करो मानसी, कल से सेशंस बंद करेंगे, अब ये सब पहले मैं सीखूंगा। मैं बोला सर आप क्या बोल रहे हो, बिटवीन में इन मिड वे आप बोल रहे हो मैं सेशंस बंद कर दूं? मैंने तो पहले से ही आपको बोला था। तब मैंने डिसाइड कर लिया ओनर को बैठना ही पड़ेगा। एंड अगेन एक ना लर्निंग कल्चर जब क्रिएट होता है ना, तो वहाँ पे समझ में नहीं आता कि बॉस कौन है और एम्प्लॉय कौन है, एंड ये आपका बॉन्ड बढ़ाता है। मैं रिसेंटली गांधीधाम गई थी एंड भुज भी गई थी ट्रेनिंग्स देने के लिए, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि जितने भी कंपनीज़ है वेरी गुड कल्चर के, बॉस भी बैठ रहे, उनके को फाउंडर भी बैठ रहे वीकेंड होने के बावजूद, और उन्होंने डिस्कस किया था, और टाइमली टीम आ रही है वहाँ पे। और इट वाज इंस्पायरिंग फॉर मी, क्योंकि कुछ कंपनीज में मैंने देखा है कि वुमेन एम्प्लॉयज़ नहीं है, वुमेन डायरेक्टर्स नहीं है, सो फॉर देम इट्स वेरी ओवरवेलमिंग ऑल्सो कि एक लेडी आके सिखा रही है, तो उनको वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि हमें एक हायर लेवल का ट्रेनिंग मिल सकता है। बट देन मैंने देखा कि अगर आप सिखाना कुछ चाहो ना तो लोग सीखते हैं, और कंपनी जब खुद एक बजट बना के इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखे तो कंपनी बहुत आगे बढ़ती है, बिकॉज वहाँ पे उनका ये खुल जाता है, एक परसेप्शन आता है, एक माइंडसेट रीसेट होता है, और कोई अच्छी स्किल्स वो सीख पाता है। एंड कई बार ना एक छोटा स्किल भी, आप छोटा लर्निंग आपने समझ लिया ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको मैं ऑफ कैमरा बता रही थी कि फॉर द लास्ट 2.5 years मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था। मैंने एडिटिंग ट्राई किया, मैंने टीम चेंज कर ली, मैंने कितने सारे कोर्सेज सीख लिए, अलग अलग जॉनर में एक्सपेरिमेंट कर लिया, नहीं चला।
जब मुझे समझा कि अच्छा मुझे क्या इम्प्रूव करना है, मुझे मेरी डिलीवरी में इम्प्रूव करना है, मुझे सिर्फ एडिटिंग के पीछे वो परफेक्शन सिंड्रोम में नहीं जाना है, तो चीज़ें चेंज हुई। आप अप्रेजल की बात कर रहे थे, आई रिमेंबर एक डीएम आया था मुझे कि मैडम मैं 5 साल से कंपनी में हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं इवन वेकेशंस पे इतना नहीं जाता, मैं टीम को भी हॉलीडे ये सब लीव देता हूँ, पर मैं काम अटकाता नहीं हूँ। जब अप्रेजल की बात आई मुझे सिर्फ 2% अप्रेजल दिया गया, मैडम मेरा आज मोटिवेशन टूट गया, मैं क्या करूँ। और मैंने डेलिबरेटली डिसाइड किया था मैं नाम नहीं लूँगी उस इंसान का, आई वांट टू रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी, बड़ी हकीकत है आज भी। आप मेहनत करते हो, आपको जब अप्रेजल का टाइम आता है हम उनको कॉम्पनसेट नहीं करते। और जब वो कहीं और चला जाएगा, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ पाया कि आप बाहर से टैलेंट 20x के ऊपर, मतलब 20% हाइक है, 30% हाइक पे लेके आते हो, इंटरनल वाले को हाइक देने में क्या आफत आती है? अरे वो लॉयल है ना आपके साथ, उनको रखो खुश, उनको दो अच्छी सैलरी, उनको रिस्पेक्ट के साथ रेवेन्यू भी शेयर करो ना। अच्छा, इफ यू डोंट वांट टू शेयर रेवेन्यू, विच आई फील कि अगेन इज रॉन्ग, क्योंकि आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो वो शेयर करो। मैं इंसेंटिव पॉलिसीज है ना, जीरो से लेके लास्ट तक की सारी इंसेंटिव पॉलिसी इस तरीके की बना दो कि जब भी कंपनी सक्सेस कर रही है तो हर किसी को वो खुशी होगी कि यार ये हुआ है। कंट्रीब्यूशन हर एक का होता है सर, इट्स जस्ट दैट कि वो नोटिस नहीं किया जाता। जो आपको बोला ना, नोटिस पीरियड में नोटिस करते हैं बिकॉज आपका वो सेल्फिश पर्पस है कि चला जाएगा तो काम कौन करेगा, इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आप नोटिस कर रहे हो। आप इसलिए नोटिस नहीं कर रहे हो कि आपको जेन्युइनली उस इंसान की वैल्यू है, राइट और अगर आप अप्रेजल के टाइम पे, बिकॉज आपको प्रॉबेबली इंटरनल पॉलिटिक्स बोलो या अगर आपको वो जेलसी है उस इंसान से, इसलिए आपने उसको ज़्यादा परसेंटेज नहीं दिया, आपको क्या लगता है कि आप सामने वाले को मेंटली इमोशनली तोड़ नहीं रहे हो? अर्थशास्त्र में जो कंपनी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स होती हैं जी, शायद उसका भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करते हैं। मैं अपनी टीम को डेफिनेटली सिखाता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज के अंदर तो पॉलिसी ही है नहीं कि कहीं पे कुछ होता है, तो अर्थशास्त्र में क्या इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है उसके लिए भी कोई लेसन है? 2 चीज़ें हैं, अगर इसको आप ध्यान से समझो तो। बताइए प्लीज। सबसे पहले आचार्य चाणक्य के पास ना बहुत सारे स्पाइज होते थे, लेकिन वो उन्हीं को पता है कि वो स्पाई है। तो आपकी कंपनी में आपको ऐसे लोग रखने हैं जो ऑफकोर्स ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन वो आपको पता है कि वो आपको आके सब खबर देते हैं, लेकिन वो पब्लिकली नहीं बताना है कि हमने इसको अपॉइंट किया, ये लीडर है, ये साइलेंट लीडर है, लेकिन वो बता रहे कंपनी में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे हमें रोकने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइमली ट्रेन करो। जब हम अपने माइंडसेट को ट्रेन नहीं करते हैं ना, हम गलत रास्ते ही उठाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं ट्रेनिंग का मतलब नॉट बिकॉज कि आई एम अ ट्रेनर और अ कोच, बट बिकॉज आप चाहते हो कि इंटरनल पॉलिटिक्स कम हो जाए और सही में टैलेंट को डेवलप किया जाए, तो मेहरबानी करके ट्रेनिंग को एज अ कंटिन्यूस रूटीन रखो। आप देखना ग्लोबल कंपनीज वीकली ट्रेनिंग्स रखती है, उनके मंथली एक्सपर्ट सेशंस होते हैं, और उनके एनुअल मीटिंग्स में सेशंस होते हैं, ऑफ साइट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग देने के लिए सोचते हैं कि यार कितना बजट होगा, अच्छा आरओआई निकलेगा कि नहीं। और मैंने एक बहुत अच्छा, और ये आई वुड वांट टू कोट दिस ऑथर रविकांत सर, ठीक है, जिन्होंने एक किताब लिखी है लीडिंग फ्रॉम द बैक, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि उनसे मेरी 2 बार मुलाकात हुई थैंक्स टू कच्छ कॉर्पोरेट फोरम, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे पैनलिस्ट भी थी उनके साथ, को पैनलिस्ट, एंड उनको होस्ट करने का मुझे मौका मिला। ही इज़ द एक्स चेयरमैन CEO ऑफ टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स को 500 करोड़ का डेप्थ से निकालने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनकी किताब को मैंने पढ़ा, उनको मैं मिली भी, और हाल ही में उनका वर्कशॉप भी मैंने अटेंड किया, और उसमें मैंने ये बात सीखी थी दैट यू हैव टू लीड फ्रॉम द बैक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइमली जब किसी को आप ट्रेन करते हो ना, तो उसका वो माइंडसेट भी खुलता है। एंड ऑलवेज हैव दैट साइकोलॉजिकल सेफ्टी फॉर पीपल। जब तक आप वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट नहीं करते हो, वो नहीं होने वाला है। और आज तक जब आप सीखना शुरू करते हो, जब आप छोड़ते नहीं हो सीखना, आप देखो आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। और जब वो वर्कशॉप में अटेंड कर रही थी, हो सके तो मैं आपको फोटो भी शेयर करूंगी, तो फॉर ऑडियंस ऑथेंटिसिटी आपको शेयर भी कर सकते हैं। आई वॉज द यंगेस्ट इन दैट एंटायर वर्कशॉप। सब लोग अपने 40s, 50s, 60s, 80s तक, उस एज के लोग वहाँ पे अटेंड करें। सो आई फील सो ब्लेस्ड कि ये एज में मुझे ये सब सीखने मिल रहा है। तो आप देखो कि जब आप अपनी कंपनी में रूटीन बना देते हो ना, तो यहाँ पे ना एक ग्रोथ का माइंडसेट और माहौल हो जाता है, ना कि यार तू आगे बढ़ा तेरे को पीछे खींचूंगा मैं। ये इनसिक्योरिटी क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पे जेलसी है, वहाँ पे ईर्ष्या है, वहाँ पे दे डोंट वांट कि हम आगे साथ में बढ़े।
है ना, मुंह पे अपने आप को दोस्त बोलते हो, पीछे से उसकी बुराई करते हो, रूमर स्प्रेड करते हो, है ना। इसलिए हम क्यों, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल मुझे आप बताइए, हम क्यों ये शब्द यूज करते हैं कॉर्पोरेट में, कलीग एंड नॉट फ्रेंड? कभी सोचा है? नहीं, काम कर रहे हो तब वो आपका कलीग है, वहाँ पे वो इमोशंस नहीं जुड़ रहे हैं, राइट। पर जब आप किसी को दोस्त बोलते हो ना, तो अर्थशास्त्र में हम उसको कहते हैं वो कांस्टेंट है। अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, वो दोस्त आपके साथ ही है। तो इट शुड बी फ्रेंड और इट शुड बी कलीग? सिचुएशनल, ओके। बिकॉज आप फ्रेंड मान रहे हो, बट अगर वो आपको फ्रेंड ना माने तो आप उसके लिए कलीग हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। और इसलिए हम क्यों कहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ या पर्सनल बातें मेहरबानी करके ऑफिस में डिस्कस मत करो। कीप योर पर्सनल लाइफ सेपरेट एंड योर प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। हाँ, कुछ कलीग दोस्त बन सकते हैं, कुछ, ना ही सब। मेरे को ये लगता है बहुत सारे लोग बिजनेस में इतना नहीं कमा पाते Correct. जितना मैं शायद अपनी जॉब के अंदर Job में, कमा लेता हूँ। correct, एक correct. डिसेंट सा अमाउंट कमाता हूँ Correct. और आज सडनली वो 0 अमाउंट पे बैठा हुआ है। Okay. अब मेरे को रीस्टार्ट ठीक चीज़ें है। करनी है। मैंने जो अचीव किया, मैं कैलाश खेर जी की सिस्टर के साथ के अंदर एक कंपनी है परम अमृत के नाम से, उसके अंदर 25% के स्टेक होल्डर हूँ। Very good. जिसके लिए भी मैंने वर्कआउट किया। अभी कंपनी स्टार्ट करनी है, उसकी सेल्स वगैरह आना चालू होगी। और ये साल आप किताब भी लिख रहे हैं, दैट्स माय पर्सनल मैम माइलस्टोन मेरी फॉर यू। किताब 11th of April को फर्स्ट बुक आ रही है, वो रियल एस्टेट के ऊपर ही बनाई है। Okay. बट सेकंड के अंदर डेफिनेटली आपने जैसा बोला, वो सेकंड बुक को जरूर मैं उसको लिखूंगा। और मैंने पब्लिकली इसलिए पर्पसली बोला है। द न्यू एज रियल एस्टेट पार्टनर करके Wow. मैंने जो बुक लिखी है, उसके अंदर मैंने हर लेसन के अंदर अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि ये कैसे किया है आपने, कि मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या एग्जांपल सेट करा, क्या हुआ और क्या मैं सीखा, कौन से चैनल पार्टनर से मैंने सीखा। तो ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स के अंदर मैंने कम से कम 7 या 8 चैप्टर के ऊपर रियल टाइम एक्सपीरियंस लिखा है मेरा। वाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं एक चैनल पार्टनर फर्म जो ब्रोकिंग फर्म होती है उसके साथ के अंदर बैठा हुआ था, तो उसकी बातचीत आई एडवर्टाइजमेंट्स करनी है। हम उस समय पे गूगल के ऊपर हार्डली 5,000 रुपीज़ पर डे स्पेंड करते थे। करेक्ट। तो उस दिन बिल्डर की एडवर्टाइजमेंट आने वाली थी। मैंने कहा सर अगले 2 दिन के लिए इस बजट को मैं 10,000 वर्कआउट करूंगा, और क्या आप मेरे को बिल्डर की डिज़ाइन पहले मंगवा सकते हो जो उसका न्यूज़पेपर कल आएगा? करेक्ट। तो कहते हैं हाँ। मैंने वो पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट्स को अडेप्ट किया, क्योंकि मेरे को पता है बिल्डर साइड से ये होते ही नहीं काम, बिल्डर साइड से ही काम अडेप्ट नहीं होते। तो मैंने वो पूरा का पूरा डिस्प्ले के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, वो पूरी एडवर्टाइजमेंट गूगल के डिस्प्ले के अंदर छापी। और मैंने कहा अब आपका क्या काम होगा इससे पोटेंशियली, क्योंकि जब ये न्यूज़पेपर में जाएगा तो लोग कॉल करना चालू करेंगे, मगर उनकी सेकंड जर्नी इंटरनेट से चालू होगी, तो वो उस प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। देन वी आर ऑन द फर्स्ट प्लेस, आपको कॉल बाय डिफॉल्ट आने लगी, क्योंकि जब लोग अपनी इंटरनेट जर्नी चालू करेंगे, पहले तो बातचीत कर ली, अब वो इंटरनेट पर सर्च करना चालू करेंगे, वी आर ऑन द फर्स्ट प्लेस, तब आप आएंगे। सेकंड उसने मेरे को एग्जांपल बोला कि योगेश मेरे को ना डेवलपर्स लॉबी के अंदर हिट करना है, कि मतलब ये पता चले ये चैनल पार्टनर फर्म सबसे ज़्यादा काम कर रही है। करेक्ट। मैं ठीक है चलो इसका भी एक काम करते हैं। तो मैंने कहा कि आप मेरे को डेटा ला सकते हो क्या, जो इनके मार्केटिंग या मतलब मेरे को चैनल पार्ट ये जो डेवलपर्स फर्म्स के जो एम्प्लॉय हैं उनका ईमेल या नंबर या कुछ भी आ जाए तो वो दे दो। तो मैंने सिर्फ डेवलपर सेंट्रिक कैंपेन चलाया हार्डली 500,000 रुपये से। तो वो ये लोग ये देखते थे सिर्फ ईमेल। वो कहते यार ये हर प्रोजेक्ट के लिए ईमेल आता रहता है, ये कंपनी बहुत काम कर रही है, ये गौर के लिए भी काम कर रही है, ये मिक्सर के लिए भी काम कर रही है, येस के लिए भी काम कर रही है, नहीं पता ये टारगेटेड है। करेक्ट। मैंने एक ना मेरे को ओमेक्स के अंदर उसको करने का मेरे को ये पता है, अगर मैं कोई रियल एस्टेट के अंदर प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ तो पूरे साल, मतलब आपका अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल का पूरा रोड मैप आपके सामने होता है, आपको कैसे वर्कआउट करना है जी। बट बहुत इतनी बड़ी कंपनीज के अंदर काम करें उनके पास रोड मैप भी नहीं होते। करेक्ट। मतलब मैं क्या ना, क्लैरिटी नहीं होता तो रोड मैप कहाँ से होगा? आपका बिजनेस प्लान नहीं है, आपने नहीं बना रखा, तभी तो आप ऐसे डिसीजन लोगे। करेक्ट। कुछ भी रैंडम डिसीजन ले रहे हो। मैंने कहा पूरे 4 साल के अंदर सेल्स कैसी होगी वो सब चीज़ लिखी हुई है। मेरा मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से होगा, मेरा मार्केटिंग स्पेंड स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, लास्ट में ज़्यादा होगा, मैं जब लॉन्च करूंगा तब क्या होगा, मैं आज प्लान बना के बैठा हूँ। बट वो प्लानिंग सर कैसा है आपका? क्लैरिटी। लोग कहते हैं प्लानिंग करो, मैं कहती हूँ पहले क्लैरिटी लाओ। क्लैरिटी होगा तो प्लानिंग होगा, क्लैरिटी नहीं होगा तो प्लानिंग ये वाया ही होगा ना। और फिर क्या होगा, रैंडम प्लानिंग हो जाएगा, और रैंडम प्लानिंग से रैंडम आउटकम्स ही आते हैं, आपको एक्सपेक्टेड आउटकम आ ही नहीं सकता। नहीं आएगा। और इसलिए जब हम किसी से बात भी करते हैं ना, तो इंसान कितना पानी में समझ में आता है। या तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, या तो हाँ में बातें करेंगे, या तो सुनी सुनाई बातें शेयर करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये इतना ईजी है। मतलब मेरे को ये लगता है बिजनेस कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल एस्टेट का ही एग्जाम्पल करूँ जी, या मैं किसी का भी एग्जाम्पल करूँ, मैं कहा रोड मैप बनाना तो आपका आसान है जी। आप पहले रोड मैप तो बनाओ, आपने अपना
ऐसा भी टारगेट, मान लो आपने कहा कि फॉर एग्जांपल कि यार मेरे को इस समय पे 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना है, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट 1 करोड़ को अचीव कैसे करोगे, उसे लिखो, उसे और उसे लिखो। अचीव को करने के लिए आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं, क्या करना है वो करो। तो बैक वर्किंग करोगे तो आपको पता चल रिसोर्सेज क्या जाएगा। लगेंगे। बैक वर्किंग, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरी कंपनी में जिसमें अंदर काम करता हूँ, उन्होंने बोला योगेश मेरे को तो यार 20 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने कहा सर आप अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कितने परसेंटेज की मानते हो जी। तो उसने कहा मेरे को लगता है 40% तक का तो प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने कहा चलो आपकी बात ही करते हैं। तो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए मेरे को रेवेन्यू कितना करना पड़ेगा? 50। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा करना पड़ेगा ना, 40% का अगर 40%, yes. वर्कआउट है तो फॉर एग्जांपल 1 CR का आपको रेवेन्यू करना पड़ेगा। मैंने कहा आपका टिकट साइज 15,000 रुपये का है, 1 करोड़ का रेवेन्यू करना है, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 15,000 करके इतनी नंबर ऑफ सेल्स करनी है, वो भी अचीव हो जाएगी। इतनी सेल्स करने के लिए कितने सेल्स वाले बंदे लगेंगे, इतने बंदे हैं। 1 करोड़ के अंदर 15,000 रुपये के टिकट साइज को वर्कआउट करने के लिए आपको सर्विस के लिए इतने बंदे चाहिए, इतने जी, बंदे हैं। जी। तो मेरे को क्या करना है, या तो मेरे को अपना टिकट साइज बढ़ाना है, मैं करेक्ट। 15,000 को 45,000 रुपये तक की टिकट साइज सर्विंग के ऊपर काम करता हूँ। Correct. तो मैंने कहा वो बैक वर्किंग है, आर यू रेडी टू हायर दिस मच फोर्स, तो हो जाएगा। तो कोई भी प्लानिंग कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के अंदर लोग बोलते हैं कि योगेश मेरे को ना 200 लीड्स पर डे चाहिए या 100 लीड्स पर डे चाहिए। मैंने कहा भाई एंड गोल पहले मेरे को ये बताओ रेवेन्यू कितना करना है, उस हिसाब से मैं लीड सब निकाल दूंगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट 100 लीड, इट इज़ अबाउट हाउ मच रेवेन्यू यू आर टारगेटिंग। करेक्ट। तो जब वो रेवेन्यू आता है कि यार मेरे को ना इस समय पे 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है, तो मैं कहता हूँ ठीक है 5 करोड़ रेवेन्यू के लिए आपका टिकट साइज क्या बेच रहे हो। फिलॉसफी तो वो सिंपल है, मतलब मेरे को लगता है वो ओनर लेवल के ऊपर कैलकुलेशन करने में क्या जा रहा है। बट कभी गाइड ही नहीं किया ना किसी ने। वही तो मैं आपको बोलूँ, जहाँ मेंटरिंग नहीं होता है, जहाँ आपके पास कोई वाइस एडवाइजर नहीं है जो आपको गाइड करे, गाइडेंस में कोई है नहीं, आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई है नहीं। आप अकाउंटेबल हो आपकी टीम के लिए, ठीक है, लेकिन आपके लिए अकाउंटेबल कौन है? आप किसको जाके रिपोर्ट करोगे कि सर मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये सही है गलत है? वैलिडेशन, अगेन मैं सोसाइटल वैलिडेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्ट्रैटेजी वैलिडेशन की बात कर रही हूँ। आपको लगता है मैंने अब तक एक स्ट्रैटेजी यूज की तो वो हर टाइम वो होगा? नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं व्हाट वर्कड इन द पास्ट मे नॉट वर्क इन द फ्यूचर। लेकिन हमारा वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैंने अब तक ऐसे बिजनेस चलाया और ये अब तक चला है तो ये आगे भी चलेगा। नहीं चलेगा। आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, आपको आपका ईगो छोड़ना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई यू हैव हायर्ड लीडर्स। जब तक आप उन लीडर्स को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे अपने बिजनेस के अंदर, तो व्हाई यू हैव हायर्ड? यस। अगर आपको खुद ही काम करना है तो फिर ऑपरेटर्स को रखो ना। मतलब आपने एक ऑपरेटिंग बना दिया कि यार देखो ये काम करना है, वो कर देगा, वो सस्ता भी आएगा जी। आपने हैवी एक्सपीरियंस के बंदों को हायर कर लिया, फिर बैठा के उनसे ऑपरेशन का काम करोगे, आज नहीं छोड़ेगा तो साल भर बाद छोड़ देगा। और काफ़ी बार मैंने देखा है कि आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये बंदा ये काम करेगा, ठीक है, आप उसको जो उसके काम के लायक नहीं वो भी करवाते हो। कोई आपको मना नहीं करेगा बिकॉज आप जॉब के मतलब बॉस हो, ठीक है, बट डज दैट मीन कि यू विल टेक देम फॉर ग्रांटेड? होता है ना, कई बार लोग कहते हैं मैडम मेरा ये जॉब डिस्क्रिप्शन था ही नहीं, मैं क्या सोच के और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे या क्या कर रही हूँ, ठीक है। एक बार आपने काम करवाया, ठीक है, मैं तो बोलूँ वैसा भी नहीं करना चाहिए बिकॉज फिर वो आदत बन जाती है। फाइन। और फिर जब वो रिजाइन करे आपको लगता है ठीक है चल ना, तेरे को जो पसंद है वो तू कर, तो आपने पहले से क्यों नहीं ये किया? जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन या रोल की बात करते तभी आपने क्लैरिटी दे दी, लेकिन आपने एक्स्ट्रा काम करवा लिया और वो काम करवाया जिसको शायद उसको पसंद नहीं है। लेकिन इंसान मजबूरी में ना मना नहीं कर पाते। और एक और चीज़ मैंने ये देखी है, फाउंडर को बहुत सारी रील्स या बहुत सारा कंटेंट भी जितना भी पढ़ा, एक ही चीज़ है, अगर किसी भी फाउंडर को पीपल मैनेजमेंट आती है जी, तो वो वंडर्स कर सकता है। जिसे पीपल मैनेजमेंट नहीं आती वो कुछ नहीं कर सकता। उसके पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है मगर उसके पास पीपल मैनेजमेंट की नॉलेज है तो वो ग्रो कर जाएगा। पीपल मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी का समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोगों को मैनेज करने की बात कर रहे हो, ठीक है, बट क्या आपको पता है साइकोलॉजी पैटर्न्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी कैसे क्रिएट की जाती है? आज मैंने डेलिबरेटली आपके पॉडकास्ट में ये 2 शब्द इस्तेमाल किए, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, बिकॉज जहाँ पे इंसान मेंटली इमोशनली आपके साथ सेफ महसूस ना करे ना, वो ना ही उस टाइम पे अच्छे से काम कर सकते। क्यों? बिकॉज वो मजबूरी में कर रहे हैं, और दूसरा आप एक्सपेक्ट करो कि वो अपना बेस्ट दे, वो दे भी रहे लेकिन बाद में आप एक्नॉलेज नहीं करते हो। और अगर बीइंग अ फाउंडर अगर आपकी टीम आपके पास आने के लिए डरने लग जाए, इरिटेट होने लग जाए या कुछ होने लग जाए, तो समझ लो समथिंग इज लाइक नॉट गोइंग इन वेल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यू शुड बी वेरी मच अप्रोचेबल। यस, कि आपने अगर कुछ किया है आप अप्रोचेबल हो, उनकी बातों को सुन रहे हो, एटलीस्ट कम से कम हायरार्किकल लेवल के ऊपर तो होना चाहिए।
अप्रोचेबल में भी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि आप ओवर फ्रेंडली ना बनो। काफी बार लोग कहते हैं मैडम आपने तो सिखाया, लीडरशिप में बुक्स में सीखते हैं हम लोग, कितने कोचेस बोलते हैं अप्रोचेबल बनो बाउंड्री के साथ। बाउंड्री के साथ जहाँ बाउंड्री के साथ आप काम करते हो ना, वहाँ पे वो बिजनेस ग्रोथ होता ही है। पर अगर आपको अवेयरनेस नहीं, आपकी खुद की बाउंड्रीज नहीं होती है और आप ओवर फ्रेंडली बनते हो बिकॉज यू वांट टू बी द वेरी नाइस बॉस, ठीक है, वो नहीं चलता, नहीं चलेगा। एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी चीज़ प्लस माइनस हो रही है। बीइंग ए फाउंडर अगर मैं प्रणव की बातचीत करता हूँ तो प्रणव को ये पता है कि मेरे किस डिपार्टमेंट के अंदर से मैं लैक फील कर रहा हूँ जी, उस डिपार्टमेंट के हेड को बुलाओ जी, प्रॉब्लम को समझो, पहले उसे सुनो करेक्ट, कि यार कहाँ मेरे को बताया कहाँ कहीं हम फेलियर महसूस कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये नहीं पा रहे, उसकी सिचुएशन को तो समझो कि वो क्या बता रहा है आपको। मैं यहाँ पे ये मानती हूँ सर कि आप उसको नॉन जजमेंटली सुनो। हाँ बिल्कुल, तभी तो आंसर मिलेगा। लेकिन नॉन जजमेंटली, बिकॉज कई बार ना चीजें फिल्टर होके भी अपने पास आती है, बिकॉज वो अपने बॉस को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है हम उसको ब्लेम कर दे, हो सकता है कि हम डांट दे, हो सकता है कि उसको अपनी इमेज बचानी है आपके सामने। पर आप जब नॉन जजमेंटली सुनते हैं ना, तो वहां पे ना फिल्टर होके बातें नहीं आती हैं। उस समय पे ये आंसर भी पता चलते हैं कि ये फैमिली के इस समय पे इसकी फैमिली कंडीशंस ऐसी चल रही है, शायद इसकी वजह से अपना 100% नहीं दे पा रहा, जी, तो उसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पे बैठ के ही मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ मैं क्योंकि मैं अपनी टीम में से जिसकी प्रोडक्टिविटी मैंने यहाँ देखी है जी, और उसकी प्रोडक्टिविटी जब नीचे आ जाती है तो उसको तुरंत सीट पे बैठाने के बाद मैं कहता हूँ कहाँ प्रॉब्लम चल रही है यार, हम लोगों ने इतना अच्छा अचीव किया है लास्ट कंपनीज के अंदर या कहीं पे भी, यहाँ पे परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पा रही, मतलब कहाँ प्रॉब्लम है, वो सुनना चाहूँगा। तो फिर पता चलता है परफॉर्मेंस प्रॉब्लम नहीं है सर, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम होती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने वो नोटिस किया ना, जी, फिर उसने अपनी पर्सनल के अंदर प्रॉब्लम्स बताई, तो मैंने तो कहीं ना कहीं जहाँ पर्सनल पे सपोर्ट कर सकता हूँ उसको वो भी वर्कआउट करने की कोशिश करी कि यह चीज़ें। कहीं पे किसी ने एक बार बोला कि सर हम बताएं वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाते थे क्योंकि ना वहाँ आप मेरे साथ बैठ के माइंड स्टॉर्मिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग हम लोग साथ करते थे। अब यहाँ पे आप ना थोड़ा ज़्यादा बिजी हो तो हम वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर पा रहे, तो वो मैं लेसन लेता हूँ, मैंने कहा चलो इसके साथ बैठ के उसको मोटिवेशंस पे भी डालना है। कहीं पे किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स को समझ में आया तो उसको उस समय पे वो किया कि मैंने कहा 110% है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं क्या हो सकता है। तो बिल्कुल नॉन जजमेंटल सुनना है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, एज अ बॉस कभी भी मेहरबानी करके आपके टीम मेंबर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं ना, एज अ हथियार यूज मत कीजिए, क्योंकि आप गुस्से में आ गए कि तेरा तो हर बार फैमिली का प्रॉब्लम है, तेरी हर बार माँ बीमार रहती है, तेरे घर पे हर बार पिता कह देता है। आपको नहीं पता है वो लोग क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसका ट्रस्ट तोड़े। आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मैं समझ पा रही हूँ, बट किसी के प्रॉब्लम को एज अ हथियार यूज करना ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर हम जेनजी की भाषा में बात करें तो। अगर कोई ट्रस्ट करके आपको चीजें बता रहा है तो इट्स गुड, एटलीस्ट वो आपको प्रिटेंड तो नहीं कर रहा है ना। और उनको पूछो क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी का जस्ट ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है किसी के घर में बहुत कर्जा बढ़ गया है, हो सकता है किसी के पेरेंट्स या घर वाले बीमार है, उनको प्रोसेस करने के लिए समय दो। मुझे लगता है आज का जो भी पॉडकास्ट सुनेंगे उनको लगेगा यार हमारी बातें हो रही है ये पॉडकास्ट में, हमारे बॉस को भेजो या स्टोरी स्टेटस पे लगा दो। जैसे आपको मैं बता रही थी कि काफ़ी बार जो ऐसे डीएम्स आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें भी वो वैलिडेशन मिलता है कि हमें नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं और शायद वो बोल भी नहीं पा रहे बट वो महसूस कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक सबकॉन्शियसली वो सोशल मीडिया साइकोलॉजिकल सेफ्टी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अच्छा, एक पॉइंट देखते हैं हम लोग कई बार कि जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं एज ए मेंटर, बट वो कभी लेट्स सपोज वो लीडरशिप पोजीशन पे नहीं रहते, क्या वो सिचुएशनल डिसीजन ले पाएंगे हमारी तरह? 100%। आचार्य चाणक्य थोड़ी राजा थोड़ी थे, वो तो राजगुरु थे, है ना। तो हम क्यों डेजिग्नेशन पे जाते हैं? एग्जाम्पल, अगर भगवान ना करे कल जाके कोई आपके पास ऐसे मेंटर आए जो कोई कंपनी के अभी बोर्ड में नहीं है, तो क्या आप उनको नहीं मानोगे? पर वो फॉर्मर बोर्ड डायरेक्टर थे, या हो सकता है कि उन्होंने बहुत लोगों को गाइड किया हुआ है। उनकी विजडम, उनके एथिक्स, उनके इंटेग्रिटी और उनकी मेच्योरिटी, ये 4 चीज, जैसे हम कहते हैं ना 4 डायरेक्शन है, वैसे ये 4 चीज अगर आप देख लो ना, वो परफेक्ट मेंटर आपके लिए है। बट वो जो अच्छा जो लोग पहले से ही किसी डेजिग्नेशन से आ चुके हैं, वो तो ऑलरेडी लीडर रह चुके हैं, तो उनकी तो मैं मानता हूँ कि समहाउ होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से वो सिचुएशन सारी देखी हुई है। करेक्ट। बट कई लोग जो मेंटर बने हैं, अगर लेट्स सपोज वो सिचुएशन से नहीं गुजरे हैं, मैं उन लोगों की बात करूँ कि वो उस फेज में जाके हमें गाइड कर पाएंगे। 100%।
मेरा अगेन आपसे सवाल है, आचार्य चाणक्य राजा हाँ, नहीं yes, थे, yes, yes, राइट? yes. बट उनके आसपास बहुत सारे राजाओं का उनको अनुभव था, उन्होंने वो देखा है कि क्या नहीं करना है, उनके पास सही टीचर्स थे, उन्होंने सही शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखने से पहले बहुत सारे अर्थशास्त्र पढ़े भी है। तो सेम वे में अगर कोई एक्सपर्ट है, ऑथेंटिक है, तो प्लीज उसके डेजिग्नेशन पे मत जाओ। वो Research. डेजिग्नेशन आज है वो कल ना हो। काफी बार लोग फेक डेजिग्नेशंस लगाते हैं, Right, कंपनी right, का right. फेक डायरेक्टरशिप दिखाते हैं, तो ये इंसान तो जेन्युइनली आपको गाइड कर रहे हैं ना। तो आप हमारी बोलते ना, रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। Research जब भी- proper रिसर्च होनी प्रॉपर के चाहिए। साथ साथ मेरे को ये उनका- लगता है बातचीत करने से भी ना, एक होता है आपको ये पता चल जाता है बीइंग इन फाउंडर, आप एक इतने एक्सपीरियंस पे पहुंचे हुए जी। होते हो, Right. या एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद आपको बातचीत करने से ना वो साइन मिल जाते हैं, करेक्ट क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम बतानी है जी बातों के अंदर, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया जी। तो आ गया। कि ऐसा नहीं है कि कोई टॉकेटिव बहुत- बंदा है या बहुत- उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है तो ठीक आपने है। उसे हायर कर लिया। जी, इट्स नॉट जी। अबाउट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, स्किल। इट्स अबाउट मैच्योरिटी। Right, देखिए right, right. एज का Matter ही नहीं विद करता। मैच्योरिटी, ये उनकी सिचुएशन में आपको क्या गाइड किया जा रहा है, ठीक है। एंड कई बार जो लोग डेजिग्नेशन में नहीं होते वो ज्यादा अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, Right. बिकॉज उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है। हाँ नहीं, इवन जब हम तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ भी रहा था जब जी। डिस्कशन चल रहा था कि हम अगर मेंटर के तौर पे देखें, कई बार अपनी वाइफ से कई बार हम सजेशन लेते हैं, दैट बिकम्स वेरी वैल्यूबल। Yes. सम टाइम आप गार्जियनशिप लेवल पे आपकी मदर में भी पढ़ी लिखी ना हो बहुत जी। ज़्यादा, बट सम टाइम जो उनके एडवाइसेस आते हैं, जो फादर के कई बार ऐसे इन्वेस्टमेंट के एडवाइसेस आते जी। हैं, जो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मेरी तरह किसी कॉर्पोरेट मीटिंग्स में नहीं बैठे हैं, जी बट समहाउ जो उन्होंने दुनिया देखी है, आसपास जी, देखा है, जी। अपने किसी रिश्तेदार को बहुत ग्रो होते हुए देखा है, जी। तो वो एक एडवाइस, एक ब्रह्मास्त्र छुपा के रखा है। आपने बहुत अच्छी बात की, एंड आई थिंक ये रील 100% कट होनी चाहिए और ये जानी चाहिए। जी। क्यों? बिकॉज हम हमारे फैमिली मेंबर्स को बहुत डिसमिस कर देते हैं। Right. कई बार डिनर टेबल पे जब कोई कॉन्वर्जेशन होता है, हमें लगता है तुझे क्या पता दुनियादारी के बारे में, बट आपको ये नहीं पता है। एक महिला होके मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, हमारे जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है, हमारे जो इंट्यूशंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो कई बार अगर हमें लगता है ना कि यार ये चीज़ सही नहीं है, इंसान सही नहीं है, तो वो रियलिटी में फिर आ ही जाता है। और चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, या चाहे फीमेल मेंबर्स हो, आप उनसे थोड़ा बहुत वार्तालाप कीजिए। क्या होगा पता है? आपको नहीं पता, कोई नया नज़रिया आपको मिलेगा और वहाँ पे एक फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। Right. और जैसे हम कहते हैं एक सिक्के के दो साइड्स होते हैं, ठीक है। सेम वे में एज अ मेल आपका सोचने का तरीका अलग है, एज अ फीमेल उनका सोचने का तरीका अलग है, लेकिन हमेशा एक अलग पर्सपेक्टिव आता ही है। और जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि मानसी फैमिली बॉन्ड कैसे बढ़ाना है, तो ये डिस्कशंस करो, बट फिर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम की बातें करो और वो पर्सनल बॉन्ड ना बने। मेरी और मेरी वाइफ की डिस्कशन में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है कि मैं हमेशा इमोशनली सोचता हूँ, जी। वो हमेशा प्रैक्टिकली सोचती है। और वो हर बार जब भी मैं उससे ओपिनियन लेता हूँ तो जी। हर बार बोलती है कि तुम्हारा काम है, तुम जानो, मैं ओपिनियन नहीं दूंगी। मैं फिर उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि नहीं, तेरा ओपिनियन तो इस पार्ट पे मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो वो कहती कि नहीं, तुम, मुझे पता तुम करोगे अपनी। मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा ओपिनियन दे दे, जी। शायद मैं बाद में बैलेंस करके अपना डिसीजन लूंगा। ये बहुत अच्छी आपने बात किया, एंड आई थिंक जितने भी कपल्स या जितने भी पार्टनर्स ये बात सुन रहे हैं, अगर वो ऐसा बैलेंस करने का सोचे, Right. तो वो बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज कई बार जब आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है ना डिसीजंस में या ओपिनियंस में, तो हम बाहर से एडवाइस लेते हैं और फिर हमारा पार्टनर के साथ वो डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। बिकॉज फिर हमें लगता है कि यार हर बार क्या है लवी डवी बात करना, हम अपने आप के साथ प्रिटेंड करके उनके साथ रह रहे हैं। काफ़ी को फाउंडर्स जब बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, लाइफ पार्टनर्स होते हैं, आई थिंक वो एक बैलेंस होके चलना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप सिर्फ घर नहीं बट आप अपने सपने शेयर कर रहे हो, आप अपना एम्पायर शेयर कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। बिकॉज कई बार को फाउंडर्स की विजन मैच हो ना हो, वो पार्ट वेस्ट कर सकते हैं। बट आज जिस तरीके से डिवोर्स कॉमन हो गया, जिस तरीके से लोग इमीडिएटली रिश्ता तोड़ देते हैं, इट्स अ आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट आई ऑलवेज फील के ये कम्युनिकेशन गैप है, ये अंडरस्टैंडिंग गैप है। और कई बार एक घुटन सी फील होती है इंसान को कि यार मैं हर बार फिर आके इस इंसान से क्या ही बात करूं। आजकल लोग बहुत क्विक हैं और जजमेंटल है। मेरे को जी, लगता है कि जी। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि सुनो, जूनियर्स की सुनो, जी। उनसे ओपिनियन लो। और जी। हमने देखा है कई बार वो पर्सन ओपिनियन, सर ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि पियोन ने बड़ा अच्छा मतलब हमें एक रेफरेंस पॉइंट दिया। जी तो कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में भी ना, जब ओपिनियन देने का मौका देते हो जी तो फिर, और आजकल की जो जितने भी जेनजी जिनकी शादियां हो रही हैं, जी। क्योंकि मेरे जितने भी स्टाफ है उसमें ज़्यादातर जेनजी हैं और मैं उनके देखता हूँ कि भाई लाइफ में जो चैलेंजेस जी, देखता हूँ, जी। तो मुझे ये लगता है कि वो ओपिनियन कई बार नहीं देने का मौका देते जी। हैं। और ओपिनियन अगर उनके लेना चालू कर दें तो आई गेस उनकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम वहीं से
सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी रिलेशन दुनिया की मुझे लगता है कि पहले 3-4 साल स्मूथ नहीं होती है ना। आप सीखते एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। और हमें पता है कई बार जब हम किसी के फैमिली फंक्शन में गए या हम बर्थडे पार्टीज में मिले तो कई बार पार्टनर्स को पता भी नहीं होता है कि हमारे पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। Right. और फिर जब हमारी कॉमन फ्रेंड्स हमें आके बताए कि अरे इसको तो ये स्ट्रेस था ना, इसका तो ये प्रॉब्लम था, हम शॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी वो गैप है, वहाँ पे आपने वो उसको स्पेस दिया नहीं कि वो ओपन अप हो सके आपसे। और अगर समझो हम सिर्फ हमेशा डिसमिस करें या डिसरिगार्ड करें अपने पार्टनर्स के थॉट्स और ओपिनियंस को, तो वो आपके सामने बात नहीं करेंगे। फिर हम कंप्लेन करते हैं हमारे पार्टनर हमसे बात नहीं करते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं, अभी वो बदल गया इंसान। अरे आपके ही बिहेवियर से बदला है ना। वो रातों रात चमत्कार तो कुछ हुआ नहीं है कि भाई अचानक से वो इंसान बदल गया। चुप चुप रहते हैं, हमसे बात नहीं करते, कभी आपने पूछा है? और हर बार मैं ये जितने भी फीमेल्स आपके शो में सुनना चाह रही है, शायद उनको ये पसंद ना आए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कंप्लेन बॉक्स बनना बंद कीजिए। आपके पार्टनर दिन रात मेहनत करके आते हैं आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। तो कई बार सिर्फ बैठ के उनको सुनना विदाउट कंप्लेनिंग भी एक बहुत बड़ी बात होती है। Right. हम आके, वो जस्ट थका हुआ इंसान है, जस्ट एंटर भी नहीं हुआ कि हमने मुंह बनाना शुरू कर दिया, हमने जानबूझ के वो बनाया बिकॉज हम इरिटेट हो गए जो उनको नहीं पसंद है। आके तुरंत हमने घर वालों की कंप्लेन शुरू कर दी और फिर हम एक्सपेक्ट करते कि हमारा पार्टनर हमसे प्यार करे। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होता है। मैम इसके अंदर एक रिवर्स साइकोलॉजी और वर्कआउट बोलूँगा मैं, जो मेरे को मेरी फ्रेंड ने सिखाई थी। कभी इसी तरीके की कंप्लेंट रही थी, तो उसने बोला योगेश जो वाइफ है तुम्हारी वो पूरा दिन घर के अंदर है, उसके पास कोई बातचीत करने के लिए या कुछ भी नहीं है, तो वो किससे शेयर करेगी? वो इंतजार करती है कि जब तुम आओगे तो वो तुमसे कुछ करेगी। उसके टाइमिंग थोड़े से वो हो सकते हैं कि ठीक है आती है, कुछ नहीं हो रही, बट मेरे को लगता है कि बीइंग अ मेल आपको भी उसको समझना तो पड़ेगा 100%, कि आपको उसको सुनना पड़ेगा कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। भाई वो भी तो सुनो। अगर आप उसको आते ही सुन के अगर ये बोलना चाह रहे यार तुम तो आते ही लग जाते, ये बीमारी वो बीमारी, ये प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल या कॉन्ट्रोडिक्टरी इसलिए बोलना चाहूँगी कि अगर आप, जैसे हम कहते हैं ना कि आप अगर इंस्टाग्राम पे कुछ वो रिलेशनशिप के पेजेस फॉलो करो तो वो लोग क्या कहते हैं कि हैव वीकली डेट्स, ठीक है, शादी होने के बाद भी। तो यहाँ पे आप ऐसा उनको स्पेस दे रहे हो एक दूसरे को, जहाँ पे नॉन जजमेंटली, अगेन यहाँ पे भी नॉन जजमेंटली एक दूसरे को सुन रहे हो। इट्स योर ओन पर्सनल टाइम विद ईच अदर। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार क्लिक हो रहा था, पूछिए। आप बेयर फुटेड बैठे हैं, ये रिलैक्स के लिए बैठे हैं या इसका कोई शास्त्रों में या कुछ है? नहीं, मैं अपने की नोट्स में, अपने पॉडकास्ट में, और जब भी मैं इवन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देती हूँ, मैं चप्पल नहीं पहनती। ये स्टेज, ये माइक ने जो मुझे ज़िंदगी दी है, आई कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। माता सरस्वती की कृपा है और मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। तो लोग हंसते हैं जब स्टार्टिंग में आती हूँ बिकॉज सब चप्पल पहन के बैठते हैं और मैं नहीं करती। तो आज इवन जब पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, जब मैं पॉडकास्ट में आऊँ या जब मैं की नोट्स दूँ, तो कॉर्पोरेट इवेंट भी क्यों ना हो, लेकिन मैं चप्पल नहीं पहनती। एंड ये हाल ही में मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बट आई थिंक आई वांट टू रिस्पेक्ट द नॉलेज जो मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज नॉलेज इज़ वेल्थ एंड देवी कृपा है, बस इतना मैं बोलूँगी। मैं आपको बोलूँ ना, स्टेज ने और माइक ने मेरी ज़िंदगी चेंज की है। एंड आई थिंक लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली ऑल्सो, मेरी दादी के संस्कार भी है ये चीज़ कि मानसी नॉलेज को हमेशा रिस्पेक्ट देना है। नॉलेज है तो वेल्थ है और सबको सब नहीं मिलता है, तो अगर हमें ये मिला है तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है। एंड मैं यही कोशिश करती हूँ कि दिस ऑल्सो कीप्स मी ग्राउंडेड, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं, तो वाई नॉट। एंड थोड़ा यूनिक भी लगता है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। आपसे ओपिनियन लेने के बाद और आपसे डिस्कशन करने के बाद मुझे लगता है कि आज बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। एंड इसमें सबसे मतलब मेरे को जो मिसिंग एंगल लगता है पूरे देश में, अगर हम देखें, मुझे ना फीमेल, पूरे वर्ल्ड में ही मैं बात करूँ, फीमेल लीडरशिप मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक लगती है। बट मैंने हमेशा देखा है कि व्हेनेवर जब आप दो लोगों से बात करते हैं, जैसे मैं और योगेश जी जो बात करते हैं, वो एक प्रोस्पेक्टिव होता है, बट वो कई बार क्या होता है 90% सेम थॉट्स पे बात होती है। व्हेन वी डिस्कस विद फीमेल, तो वो जो थॉट प्रोसेस आपके साथ में आता है, तो वो कई बार क्या होता है कि वो 50% बिल्कुल ही अलग बात चल रही होती है, उनका बिल्कुल अलग ओपिनियन, आपका बिल्कुल अलग, और उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट मेक समथिंग वेरी यूनिक। तो क्या रीज़न है कि हमारे देश में एक फीमेल लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं है, बहुत सारे रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं? दो रीज़न है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले, फीमेल्स आगे आना चाहती नहीं है ड्यू टू XYZ रीजंस, और इसलिए मैं हर सेशन में बोलती हूँ शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम गॉसिप टू ग्रोथ। जब आप लाइफ में फोकस्ड होते हो, जब आपकी लाइफ में सही लोग होते हैं ना, आप गॉसिप पे कम ध्यान देते हो, ग्रोथ पे ध्यान देते हो। और दूसरा,
फीमेल्स के लिए ना ट्रेनिंग से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और है तो भी हम एनरोल क्यों नहीं करते पता नहीं। और कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं, वो क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर थी ना, आई वुड प्राउडली से आई वॉज अ स्ट्रगलिंग मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज उससे घर नहीं चलता है। आपको लोग स्टार्टिंग में चॉकलेट देंगे कि आज फ्री में सेशन दे दो, नेक्स्ट टाइम हम आपको पे करेंगे, और नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता है। और फिर जब मेरी लाइफ में राधा कृष्ण पिल्ले सर आए, जब मैंने लीडरशिप की पढ़ाई की, अर्थशास्त्र का ज्ञान मिला, चाणक्य नीति सीखा, कंपनी में मुझे बोर्ड लेवल्स की अपॉर्चुनिटीज़ आई, मुझे कॉलेज के बोर्ड्स में लिया गया, जो क्लाइंट्स कभी फ़ोन उठाते नहीं थे, रिप्लाई नहीं देते थे, सडनली वहाँ से रिस्पेक्ट आना शुरू हो गया। इतने सारे इवेंट्स, अब तक मैं 600 प्लस इवेंट्स कर चुकी हूँ पिछले 13 साल में। ये पॉडकास्ट के इनवाइट्स आने हो गए, इतने की नोट्स, अलग अलग स्टेट्स में से इन्विटेशंस आए। तो मैंने एक चीज़ समझ लिया कि ये नॉलेज का खेल है सबसे पहले, एंड कितना भी आप यूनिक नॉलेज ले लो वो रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे आपको मैंने बोला कि सब लोग रामायण महाभारत की पढ़ाई करते हैं, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैंने वाल्मीकि रामायण की पढ़ाई की है, स्टडी किया है मैंने, आज भी उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज चाणक्य नीति समझने से पहले आपको वाल्मीकि रामायण समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप वुमेन लीडरशिप की बात कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे कंपनीज़ में वुमेन डायरेक्टर्स ज़्यादा नहीं हैं, वुमेन स्पीकर्स ज़्यादा नहीं हैं, तो क्यों ना हम कुछ सेंसिबल बात करें, क्यों ना हम किसी के लिए एक रोल मॉडल बने, क्यों ना हम अपने आप को इस लेवल पे डेवलप करें कि ये जो हम कहते हैं ना कि विमेन आर वेरी इमोशनल या वेरी ओवर सेंसिटिव या उनमें दिमाग नहीं होता है, उसको आप रॉन्ग प्रूफ कर सकते हो कि महिलाओं में भी दिमाग होता है, बैलेंस करती हैं, बैलेंस करती है। इट्स नॉट ओनली मैस्कुलिन एनर्जीज बट इवन फेमिनाइन एनर्जीज, एंड इसको हमेशा आप किस लेवल पे आगे लेके जाते हो ना, वो बहुत मैटर करता है। जैसे हम आपको लोग तो बता वैसे रही भी थी, देवी के उपासक हैं। जी मैं भी आई थिंक इसलिए हम स्टार्टिंग में वैसे ही कनेक्ट हुए थे, राइट। एंड आप देखो स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो जाते हो, आप और अच्छे लोगों से मिल जाते हो, एंड अपने से जो 5x 10x ग्रोथ करने वाले लोग हैं उनसे आप मिलो। आप ये मत सोचो कि अरे सिर्फ वुमन ओरिएंटेड इवेंट है तो ही हम जाएंगे। मैं तो हर इवेंट में अटेंड करती हूँ, महीने के 2 इवेंट्स तो मैं एज अ नेटवर्किंग कि भाई मुझे लोगों से मिलना है, लोगों से सीखना है। आप ये दिमाग में कभी मत रखना कि भाई हम स्पीकर है, कोच है तो हमें सब आता है, बिल्कुल नहीं। 2 बातें हम भी सीख सकते हैं। एज एन ऑडियंस बैठने का मज़ा भी अलग है ना, हर बार स्टेज नहीं होता है। सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड अपना अनफेयर एडवांटेज। अब यहाँ पे जब हम इसका हिंदी या इंग्लिश या गुजराती मीनिंग करें तो ऐसे कहते हैं गैर फायदा। मैं गैर फायदा उठाने की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मीनिंग चेंज होता है ना लैंग्वेज चेंज होने में। मैं ये कहती हूँ आपकी स्ट्रेंथ पे खेलो। तो अगर इंडिया लेवल पे ज़्यादा वुमेन डायरेक्टर्स नहीं है, वुमेन लीडरशिप कोचेस नहीं है, वुमेन स्पीकर्स नहीं है, वुमेन पैनलिस्ट नहीं है, तो मैं अपने आप को और डेवलप करती हूँ, बिकॉज मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। एंड इट्स अ प्रिविलेज कि जहाँ पे 4 या 5 मेल स्पीकर्स और आप अकेले वुमेन स्पीकर हो। हम जैसे आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह देखे, जो मैं अभी भुज और गांधीधाम जाके आई, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ गर्व महसूस नहीं करवाती, बट मुझे प्रेरणा देती है कि ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हम क्यों आगे नहीं आ रहे। 99% चाणक्य नीति जो सोची है, समझी है, जो वीडियोस में देखा है, वो मेल के थ्रू से मैक्सिमम मेल्स ने डिलीवर किया है। मौका मिला है कि मुझे लगता है कि एक फीमेल 1% अगर वो पार्ट का बन रही हैं, तो इस वीडियो से मे बी इतना मोटिवेशन मिले कि आने वाले टाइम पे हम एटलीस्ट, मैं नहीं कहता हूँ 50% तो 40% तो फीमेल हमें चाणक्य नीति के बारे में सिखाएं। जी, और मैं तो ये कहती हूँ कि वो बोर्ड पोजीशंस में आए, वो लीडरशिप डेवलप करवाए, बिकॉज एज अ वुमेन जो आप एक एम्पैथेटिक या इमोशनल लीडरशिप लेके आते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज ऑफ ब्रिंगिंग पर्सपेक्टिव। जैसे आपने कैसे बोला कि प्रैक्टिकली आपको सिचुएशन आपकी वाइफ भी आपको समझाती है, राइट, तो वो बैलेंस आता है। और कंपनी में बैलेंस चाहिए, रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 जेंडर्स का सोच अलग होता है। और जब आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इन्वॉल्व करते हैं ना, तो वो कंपनी बहुत अलग लेवल पे आगे जाती है। बट विमेन को ना अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, वो घर बैठे नहीं होता है। मैं तो ये कहती हूँ 2-2 बार आप सीरियल देखते हो, क्या सीखते हो उसमें, किसने क्या कपड़े पहने, इसने ये ब्रांडेड कपड़े पहने कि नहीं, इसका ये पर्स ऐसा था, इसने ब्रांडेड चप्पल नहीं पहने, अरे क्या फर्क पड़ता है, उसकी सोच ब्रांडेड होनी चाहिए यार। सास बहु नीति चलता है। अरे बहुत मेरे को इस पॉडकास्ट के अंदर जस्ट फ्रॉम फन पर्सपेक्टिव, मेरे को इस पॉडकास्ट में करते वक्त अपने फीमेल कलीग्स बिल्कुल दिमाग में आया। जैसे आपकी थी सोनल थी जी, उसका पर्सपेक्टिव हमेशा सोशल मीडिया के अंदर मैंने लिया है जी, कि इसको किस तरीके से ग्रोथ करनी है जी। अभी सुष्मिता मेरी टीम के अंदर, सुष्मिता रॉय, शी इज़ वंडरफुल इन वर्क, वाओ, बहुत अच्छा काम करती है, अपना काम को परफेक्ट काम करके रखती है। वाओ, उसके बाद के अंदर उसके आंसर किसी भी लेवल के किसी भी बंदे को ऐसे है ना कि आप उसको बोलोगे उससे आप बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने काम में इतनी परफेक्ट है कि
उसके बाद उसका आंसर नहीं बचता, आंसर वो हर नहीं किसी को बचता। उसी तरीके से आंसर करती है। मैं यही कह रही हूँ सर कि बहुत सारी फीमेल्स में बहुत सारा टैलेंट है, बट उसको डेवलप करना पड़ता है और सीखना छोड़ना नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि टीवी बंद करो। मुझे सर 15-16 साल हो गए मैं टीवी नहीं देखती, इसलिए कल का भी जो पॉडकास्ट था तो वहाँ पे एक रैपिड फायर था कि आप मुझे बॉलीवुड ये सब के नाम बताइए। मैं बोला सर मुझे ना इतना टाइम मिलता है मूवीज़ देखने का, ना मैं टीवी देखती हूँ, तो मैं कैसे ही आपको बताऊँ। सो आई प्रेफर बीइंग ऑनेस्ट कि भाई उतनी मेरी किताबें मैं पढ़ती हूँ, उतने मैं लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, उतने सेशन अटेंड करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, बट आपका विजन जब स्ट्रांग होता है ना तो आप डिस्ट्रैक्शन की ओर नहीं जा सकते। ट्रू। तो इट्स योर प्रायोरिटीज, राइट। हो सकता है यहाँ पे गलत वैसे मैं जज हो जाऊँ कि यार क्या फुल टाइम काम करती है, बट जिस लेवल पे आगे जाना है ना सर, वहाँ पे अभी टाइम पास नहीं कर सकते। आप जिनको कोच कर रही हैं शायद वहाँ पे ओपिनियन तभी स्ट्रांगली बन पाएगी जी। जिस चीज़ को आप कंज्यूम कर रही है, बुक्स। जी 100%। बिकॉज आप देखो जब हम कोच रहते हैं या जब मैं डायरेक्टरशिप पे आती हूँ, मेरे से ज़्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं वहाँ पे, 20 साल 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो उनको मैं क्या सिखाऊंगी, राइट। एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। तो अगर यहाँ पे मैं सोचूं यार आज तो मुझे ये मूवी देखनी है, आज तो मुझे ये टाइम पास करना है, आज तो मुझे एक बड़ा ब्रेक चाहिए, वो नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ 24 आवर थिंग। और ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 24 घंटे काम करना है, लोग वरना उसको भी गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। 24 आवर्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी आती है वो बोल के नहीं आती है, बट अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप में वो अवेयरनेस नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, फिर जब कोई और वो अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट करते हैं, वो आइडिया एग्जीक्यूट करते, हमें लगता है ये तो हमारा आइडिया था। आप तभी प्रिपेयर्ड नहीं थे ना। साल में लर्निंग बजट्स में रखती हूँ, साल में मैं अलग अलग इवेंट्स अटेंड करती हूँ, बिकॉज मेरे से जो आगे लोग हैं मुझे उनसे सीखना है कि वो इस लेवल पे आज क्यों है, बिकॉज ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, नेटवर्क और उनका माइंडसेट। तो मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ। लोगों को लगता है आप तो कोच हो, आपको क्या ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत, बिकॉज रेलेवेंट रहना है। इस पॉडकास्ट के थ्रू से मैं एक थैंक्स बोलना चाहूँगा नीरव हिंगू भाई का, जी है ना, क्योंकि आज मुझे लगता है कि ये जो पॉडकास्ट हो रहा है उन्होंने ही कनेक्ट कर, एक बार बैठे हुए तो मैंने बोला यार हमें एक स्ट्रॉन्ग फीमेल ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बोला कि मैं देता हूँ ना तुमको नाम, तुम लोग कनेक्ट करो इनसे। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का जो ओपिनियन है, थैंक्स टू नीरव भाई, जो ओपिनियन मिला है, जो इस पॉडकास्ट को देखेगा सुनेगा, मुझे लगता है उसको इतनी नॉलेज, इतनी सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और सिचुएशनल एक होता है ना कि एक जब नॉर्मली डिस्कशन कर रहे हैं, जी जिस तरीके से योगेश जी और आप लोग दोनों डिस्कशन कर रहे थे, मैं एक श्रोता था, मैं एक फुल पिक्चर देख रहा था। जी कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ भी पूछने की ज़रूरत है। जो नॉलेज मिल रही है उसको बटोर लो, जी। और मुझे लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा वो नॉलेज उसको मिलेगा। तो प्लीज़ अपने सर्कल में शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को। और मानसी जी थैंक यू सो मच, आप आपने इतनी दोनों का वैल्यू ऐड बहुत की। बहुत धन्यवाद। एंड 100% नीरव भाई वो बड़े भैया जैसे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड हम भी ऑनलाइन ही कनेक्ट हुए थे, जी। बट हमेशा बोलते ना, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया है, बहुत मुझे बोलते हैं कि मानसी और आपका नॉलेज लेके आना है आगे। सो आई थिंक हमारी लाइफ में लोग निमित्त बनते हैं। तो आज जैसे ये स्टूडियो वाले निमित्त बने, हमारे डीओपी भैया जो इतने शांत से और इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस जो एडिट करेंगे, एक चीज़ के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। ट्रू। तो आज शायद कैमरा में हम 3 आ रहे हैं, बट हमारे पीछे ये सबका हाथ है, बिल्कुल, राइट। definitely. तो ये सबको धन्यवाद। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ इनके सारे एपिसोड्स देखिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई आपको देंगे। धन्यवाद। थैंक Thank you so much, ma'am. थैंक यू।